सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच मिशन 100 के अंदर, जहां आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी बॉटनी की अगली यूनिट, जिसका नाम है साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। गुरुजी आपने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। यस मेरे दोस्त, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, लेकिन साइटोलॉजी के जस्ट बाद, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शुरू के जो दो टॉपिक्स हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, उनको डिटेल में समझने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल कि आपको माइटोसिस एंड मियोसिस के कॉन्सेप्ट पता हो, यानी कि आपको इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन के बारे में पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त हो चुका हो। एंड उसके लिए जरूरी है कि हम सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ें, और सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ने के लिए जरूरी है कि हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ें। इसीलिए पहले हमने सेल को जो है शुरू कर दिया है। अब सेल जो है अपने आप में एक यूनिट है जहां 3 चैप्टर्स हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स। इनको हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही पढ़ रहे होंगे। पैरेलली पीछे पीछे मैं एनिमल किंगडम चला दूंगा, और जैसे ही सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल सेल डिवीजन खत्म होगा, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को भी केटर कर लेंगे। एंड उसके बाद हमारा बॉटनी जो है उसमें 11th क्लास में सिर्फ और सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी बची हुई होगी, एंड जूलॉजी में पोस्ट एनिमल किंगडम एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में यही करा दूंगा इसी यूनिट के साथ साथ, तो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी बची हुई होगी, जिसको हम एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में ही लेकर के जाएंगे। यानी बॉटनी में प्लांट फिजियोलॉजी डन होते ही हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी का नंबर आ जाएगा, और उसको हम लोग केटर करना स्टार्ट कर रहे होंगे। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि अब हम लोग हल्का सा थोड़ा सा पेस बढ़ाएंगे अपनी, जो कि हमारी बात हुई भी थी कि 26 जनवरी तक आप लोग आई होप इस बैच के साथ थोड़ा सा पेस बना चुके होंगे। एक तरीके से आपने डेली बेसिस पे क्लासेस देखना शुरू कर दिया होगा। 5 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। लगभग 20 दिन यानी 3 हफ्ता आपको इस बैच में हो चुका है। आपने थोड़ा बहुत लेट भी ज्वाइन किया होगा, तो 15-20 दिन आपको ऑलमोस्ट हो चुके होंगे सभी को। अब आप आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बाइफर्केशन करना सीख गए होंगे। अब मेरे लिए भी ये जरूरी है कि हम थोड़ा सा पेस को इंक्रीज करें। मैं क्लास की ड्यूरेशन लगभग सेम रखूंगा। कई बार टॉपिक ही बड़ा होगा तो वहां आपकी क्लास ड्यूरेशन एक्सटेंड हो सकती है। लगभग जो हमारी क्लास की ड्यूरेशन जाती है 1.5 घंटे के आसपास, वही ड्यूरेशन में रखूंगा, लेकिन नंबर ऑफ लेक्चर्स में बढ़ा दूंगा। कभी हमें ऐसा लगा कि किसी वीक में हम लोग 2 चैप्टर्स की जगह 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं, तो एक और चैप्टर जो है वो आप लोगों के लिए डाल दिया जाएगा। तो 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस आपको अब देखने को मिल सकती हैं पर वीक, जिससे कि हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइंड हो जाए, और बहुत बढ़िया तरीके से हम अपनी स्पीड को जो है हल्का सा बढ़ा लें। डीपीपी में क्वेश्चन का लेवल भी अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ चैप्टर बढ़ता रहेगा, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज हो जाएंगे। और आज भी आपको यह देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सेशंस के अंदर भी इंक्रीज हो जाएंगे। यानी हम लोग जो क्लासेस में पढ़ रहे थे क्वेश्चन, वहां भी आपको एक नंबर में उछाल देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा रिगरसली अब हम लोगों को चलना होगा, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और एक अच्छे अप्रोच के साथ हमको चलना होगा, तब जाके पेपर हम लोग क्रैक कर पाएंगे। इतना मैं आपको दावे के साथ कई बार कह चुका हूं, कंटेंट इज एम्पल। क्योंकि कई बच्चे जो यकीन 2.0 से पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग बैचेस से पढ़े हैं, उनको पता होगा कि एब्सोल्युटली सेम टू सेम कंटेंट आ रहा है। थोड़ा बहुत ज्यादा ही मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, अलग से हाथ से लिखकर भी मैं एनोटेशंस बना करके ज्यादा ही कंटेंट लेकर आने की कोशिश कर रहा हूं। तो कंटेंट की कमी नहीं है, बस आप लोग कोशिश करिएगा कि आपका मेन जो ध्यान है वो समझने पे हो। जो बच्चे लिख रहे हैं वेरी गुड, लेकिन कभी आपको ऐसा लगे कि जस्ट लिखने की वजह से आपका बैकलॉग हो रहा है, तो बॉटनी में डीजी ले लीजिएगा, उसमें कोई पंगा नहीं है। जूलॉजी के नोट्स मैंने धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। हालांकि मैं जो आपको पीपीटीज दूंगा उनको भी अगर आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हैं, एनसीईआरटी में अगर आप स्टिकी नोट्स लगा के एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को 4 से 5 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा टाइम आपको 3 चीजों को देना है। एक रिवीजन, जो मैंने पढ़ा दिया उसको रिवाइज करो, जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिया उनको रिवाइज करो। दूसरा प्रैक्टिस, जो मैं डीपीपीस दे रहा हूं उनकी प्रैक्टिस करिए। आपके पास जो पीवाईक्यूज ऑलरेडी भी होंगे, कोई बुकलेट होगी, उसकी प्रैक्टिस करिए। 2013 से लेकर के 2025 तक के जितने भी पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। एंड मेरे दोस्त मॉक टेस्ट, ये 3 पिलर्स हैं। चौथा पिलर है क्लास, लेकिन ये आप आज के दिन में मान के चलिए कि आपको बस एक ही बार क्लास देखनी है, और वो भी उन टॉपिक्स की जिन टॉपिक्स में आपको लगता है कि आप वीक है। अदरवाइज मेरे दोस्त, अगर आपने कोई टॉपिक पहले से मास्टर कर लिया है, लिविंग वर्ल्ड अगर आपने पहले से मास्टर कर लिया है, बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं है। बायोडाइवर्सिटी अगर आपने मास्टर कर ली है, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। उन टॉपिक्स को जिनको आपने मास्टर कर लिया है उसमें रिवीजन करिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, एंड यू आर डन, यू आर सॉर्टेड।
उसके बाद जो टॉपिक्स आपने आज तक जीवन में देखे भी नहीं है या जो टॉपिक आपके वीक हैं, जहां के सवाल आपसे नहीं बनते हैं मॉक टेस्ट में, उनको पूरा पूरा टाइम देना है। दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रेटजी। वही करते रह जाओगे जिसमें ऑलरेडी अच्छे हो, तो उसमें जरा सा बेहतर भी बन गए तो भी 4 नंबर से ज्यादा नहीं ले पाओगे क्वेश्चन में, है ना। ऐसे एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग यहां नहीं मिलते। एक गोला भरोगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 ही नंबर मिलेंगे, चाहे कितना भी ज्यादा आपको नॉलेज हो उस टॉपिक में। सो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन क्रैक करने की सिंपल स्ट्रेटेजी होती है, बेसिक स्ट्रेटेजी होती है, जितना पेपर में पूछा जाता है उतना ही पढ़िए। उससे 5, 7, 10%, 20% ऊपर पढ़ सकते हो, लेकिन जितना पेपर में पूछा जाता है उसके दायरे में ही पढ़ना होता है, दायरे से बाहर नहीं निकलना होता। एंड यू हैव वेरी लेस टाइम, यू नीड टू गो वेरी वेरी कॉन्क्रीट। आपके पास जितना कम वक्त है, यहां पे आप बाहर जाके पढ़ने का फिलहाल नहीं सोच सकते। बाद में लाइफ बहुत बड़ी है, खूब वक्त है आपके पास। एमबीबीएस में जब घुसोगे एक महासागर आपको मिलेगा, कई किताबें आपको मिलेंगी फॉरेन ऑथर्स की, इंडियन ऑथर्स की, जिसमें खूब डेप्थ है, खूब नॉलेज है। वहां आप जितना पढ़ोगे उतनी आपकी प्रशंसा होगी, अप्रिशिएशन होगी। यू विल बिकम अ बेटर डॉक्टर इफ यू आर मोर नॉलेजेबल, इफ यू कैरी अ लॉट ऑफ नॉलेज इनसाइड यू। लोग आपको प्रेज ही करेंगे। यहां पर फिलहाल वो वक्त नहीं। 3 महीना वो पढ़िए जो हम पढ़ा रहे हैं, वो सुनिए जो हम सुना रहे हैं, और बढ़िया तरीके से जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, जो सजेशन, जो गाइडेंसेस दे रहे हैं, उनको आप फॉलो करते चलिए। सिलेक्शन सच में हो जाएगा। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी है कि मैं ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं। यू नीड टू गो वेरी लिमिटेड, क्योंकि जाहिर सी बात है वक्त इतना ही है आपके पास, बहुत लिमिटेड आपके पास। जब वक्त है, लिमिटेड क्षमताएं हैं, तो बहुत कॉन्क्रीट चलना पड़ेगा। जरा सा इधर उधर हुए, राह भटके, वापस आने में 3-4 दिन लग जाएंगे, और ये 3-4 दिन अभी काउंट करते हैं, मैटर करते हैं। अगर आप बैठे होते अप्रैल में कहीं या मई में कहीं, और आपका पेपर अगली मई में होता, मैं आपको कुछ नहीं कहता इस टाइम पर। आप एक्सपेरिमेंट करना डिजर्व करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करके भूल चूक करके वापस आना भी डिजर्व करते हो। आपका काम हो जाएगा उतने में, लेकिन फिलहाल आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। फिलहाल वी डू नॉट हैव टाइम। सो इट्स बेटर कि आराम आराम से चलते रहें, सीखते चलें, और बिना शिकायत के चुपचाप अपना काम करते रहें, है ना। जहां लग रहा है कि जो चीज हमें रोक रही है उस चीज को फिलहाल छोड़ते हुए चलो। ऐसी कोई चीज जो आपकी और आपके मिशन के बीच में आ रही है, आपके और आपके मेडिकल कॉलेज की सीट के बीच में आ रही है, फिलहाल उसको साइडलाइन कर दो फॉर द कमिंग 3 मंथ्स। उसके बाद सबको मनाने का वक्त मिल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सब अपने आप मान जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिलहाल के लिए प्रायोरिटाइज करो चीजों को, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है अभी तक और आगे भी आपको मेहनत करनी है, वो है योर मिशन, योर विजन टू बिकम अ डॉक्टर। उसको बस जिंदा रखो। बाकी सारी चीजें फिलहाल के लिए थोड़ी सी दरकिनार कर दी जाए। ज्ञानबाजी बहुत हो चुकी है, कामबाजी पे आ जाते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग आवर न्यू चैप्टर, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, नाम में घुस जाइए मेरे भाई, खोपड़ी पे लगाकर नारियल का तेल, नाम में घुस जाइए। सेल क्या है यहीं पर बताया गया है। कविराज कहना चाहते हैं कि सेल है द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमें जिंदा कहना है, अगर उसे हमें लिविंग कहना है, तो उसमें यूनिट होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज सेल। यानी जब हम लोग लिविंग वर्ल्ड भी पढ़ रहे थे उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं है तो उसको आप लिविंग कह ही नहीं सकते। जैसे वायरस है, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, लेकिन उनको भी लिविंग नहीं कहते हम। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद का सेल नहीं है। दैट्स व्हाई दे वर नॉट कंसिडर्ड लिविंग। अगर वायरस के पास खुद का सेल होता, वो अगर यूनिसेलुलर होता, अगर उसके पास एक भी सेल होता, तो उसको हम लिविंग कह रहे होते। अमीबा में एक ही सेल है, क्लेमाइडोमोनास में एक ही सेल है, क्लोरेला में एक ही सेल है, बैक्टीरिया में एक ही सेल है, लेकिन तब भी उसे लिविंग कहा क्योंकि एक सेल है तो, यूनिट ऑफ लाइफ है तो। और कई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, उनमें ये यूनिट जो है रिपीट कर करके, अपने आप को रिपीट कर करके कर करके एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी बनाती है। तो हमारे अंदर भी लाइफ की यूनिट क्या है, जिसमें बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हो सकते हैं। वो जो यूनिट है, वो जो इकाई है, जिसने अपने आप को रिपीट कर करके हमारी पूरी बॉडी को तैयार किया है, दैट इज सेल। अर्थात अगर मेरी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और मुझसे कोई पूछे एक छोटी यूनिट बता दो भाई जिससे आपकी पूरी बॉडी तैयार हुई है, तो मैं कहूंगा कि भैया ये एक सेल है। इसी सेल ने ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स रिपीट होकर मेरी पूरी बॉडी बनाई। करेक्ट? जैसे कि एक ईंट है, आपका ईंट का मकान बना हुआ है, उसमें 50,000 ईंट लगी हुई है भाई, है ना, 1,00,000 ईंट लगी हुई है। तो अगर आप एक इकाई की बात करें, दैट व्हाट इज दैट स्पेसिफिक यूनिट जिसने रिपीट हो होकर पूरे के पूरे घर को तैयार किया है, दैट इज दैट ब्रिक।
वो ब्रिक है जिसने रिपीट होकर मल्टीपल टाइम्स रिपीटेशन करके आपका पूरा मकान तैयार किया है। सिमिलरली हमारा ये जो ढांचा है, हमारी जो बॉडी है, ये किसने रिपीट होकर तैयार की है? सेल नाम की एक यूनिट ने। तो इट इज यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट मेक्स अस लिविंग। जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं वो कहां होते हैं? सेल में ही होते हैं। अगर सेल नहीं होगा तो हम जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इसको सीधा सीधा लाइफ से कनेक्ट किया है। और सेल के बारे में एक और चीज पढ़ते हो आप, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बच्चे बच्चे को याद है, यहां पे हाथ पे गुदवा लो मेरे भाई। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहां बोला हुआ है यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाम में फिर से घुस जाओ। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी हमारा पूरा जो ढांचा है, हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये सेल्स ने रिपीट होकर बनाया है। क्या ये बात सही है? एकदम सही है। सेल एक ईंट की तरह है जो हजारों बार, लाखों बार रिपीट होकर आपका पूरा ढांचा तैयार करती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। एंड फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है? फंक्शनल यूनिट मतलब आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो कहां हो रहे हैं? सेल के अंदर ही तो हो रहे हैं। सेल ही तो आपको जिंदा रख रहा है। मतलब ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ऑल द वाइटल फंक्शंस, ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। तो इट इज फंक्शनल यूनिट ऑल्सो। सारे फंक्शन भी सेल में होते हैं और सेल ही रिपीट कर करके आपकी पूरी बॉडी तैयार करता है। तो इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑल्सो। दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और गहराई में कूद जाते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सेल। लेकिन उससे पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग बायोलॉजी को पढ़ लें। सो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है। सबसे पहला जो शब्द है मेरे बंधु यहां पर, वो है आपका बायो। और बायो जो है इसका मतलब होता है लिविंग या रिलेटेड टू लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यहां पर बात हो रही है। ऐसी कोई भी चीज जो लाइफ से संबंधित है, जो जीवन से संबंधित है, इसे हम बायो कहते हैं। एंड मेरे दोस्त, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं, इस दुनिया में कितने अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब आप इसकी स्टडी करते हैं, इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आए जब आप उसकी स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हो रहे हैं जब आप उसकी स्टडी करते हैं, यानी जीव जंतुओं से संबंधित जब आप कोई भी स्टडी करते हैं, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज बायोलॉजी। तो एनसीईआरटी में दो डेफिनेशन दे रखे हैं अलग अलग जगह पर। एक तो जब सेल चैप्टर स्टार्ट होता है, इसके इंट्रोडक्शन में यूनिट में दे रखा है, और एक लिविंग वर्ल्ड के इंट्रोडक्शन में दे रखा है। दोनों डेफिनेशन मैंने कंसोलिडेट करके यहीं लिख दिया। डेफिनेशन वन है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम सबकी स्टडी, एंड लिविंग प्रोसेसेस, जो हमारे अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, इनकी स्टडी। भाई हमारे अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं मतलब हमारी फिजियोलॉजी की स्टडी हो रही है, तो ये भी हम लोग करते हैं। जैसे आगे चल के आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, उनकी स्टडी को, उनके मेटाबॉलिज्म की स्टडी को भी हम बायोलॉजी में ही कंसिडर करते हैं। एंड जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डाइवर्सिटी कितनी है भैया? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज तो हम आज तक खोज चुके हैं इस धरती पे, और भी हैं, इतनी तो हम लोग खोज चुके हैं। तो ये भी क्या है? हमारी डाइवर्सिटी है, इसकी भी स्टडी, यानी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी, एंड ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर होने वाले जो लिविंग प्रोसेसेस हैं, इनकी स्टडी, इसे हम बायोलॉजी कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे यानी हमारी पृथ्वी पे, हमारे गोले पे लाइफ कैसे आई, यानी यहां पर आप लोग इवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में भी बात करते हैं कि लाइफ कैसे आई और हम लोग कैसे तैयार हुए, अलग अलग जीव जंतु इस अर्थ पे कैसे बने, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। फादर साहब कौन है? कौन है आपके बायोलॉजी के? मिस्टर एरिस्टोटल साहब जो है, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं, और इसके साथ साथ ये फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी भी हैं, और इसके साथ साथ ये कई और फील्ड्स में भी पार्टिसिपेंट थे। ये ड्रामा में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दे चुके हैं अपना, एज वेल एज बहुत ही ज्यादा बड़े फिलोसोफर भी थे। हिंदी में आपने नाम सुना होगा अरस्तु, वो जो अरस्तु है वो यही है। आपने सुकरात का नाम सुना होगा, सोक्रेटिस को सुकरात कहा जाता था, इसी प्रकार से एरिस्टोटल को अरस्तु कहा जाता था। वो जो दुनिया के सबसे प्राइम फिलोसोफर्स हुआ करते थे इनिशियल टाइम के, उनमें से एक थे एरिस्टोटल साहब। तो इन्हें मल्टीपल फील्ड्स का बहुत ज्यादा भारी ज्ञान था, तो मल्टीपल फील्ड्स का पापा जो है इन्हें घोषित किया गया था। जैसे यहां पर दो मेन फील्ड्स हैं बायोलॉजी में, बॉटनी और जूलॉजी। अब बॉटनी आपको पता है अच्छे तरीके से, दैट इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो यहां जो इसके पापा हैं वो है मिस्टर थियोफ्रेस्टस।
तो थियोफ्रेस्टस साहब इज द फादर ऑफ बॉटनी, जबकि जूलॉजी जो है इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जू का मतलब ही होता है रिलेटेड टू एनिमल्स, एंड इसके पिताजी जो है ये एरिस्टोटल, और जैसा मैंने बताया ये जो एरिस्टोटल साहब हैं ये फादर थे कंप्लीट बायोलॉजी के भी, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के भी एंड जूलॉजी के भी, और इसके अलावा ही हैज रोल इन ड्रामा एंड फिलोसफी। फिलोसोफर भी थे, करेक्ट। ड्रामा एंड फिलोसफी में भी अच्छा खासा रोल था आपके जूलॉजी के पापा जी का। तो ये दोनों साइंटिस्ट हैं जो कि बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसीलिए इनके बारे में हमने डिस्कशन कर ली है, बॉटनी जूलॉजी के बारे में डिस्कशन कर ली है। नाउ व्हाट इज सेल? तो नॉर्मल डेफिनेशन है मेरे भाई व्हाट इज सेल, आराम से देखिए। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा बताया गया। एक बार नाम में घुस जाओ मेरे भाई, ये सारे शब्द अपने आप में कुछ बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल, यानी हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, किसने बनाया? सेल ने बनाया। अगर मेरी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इसका मतलब एक सेल जो है वो मेरी यूनिट है, उस यूनिट ने अपने आप को ट्रिलियंस ऑफ टाइम रिपीट किया है। समझ लीजिए कोई महल है, उस महल को बनाने में लगी हैं 1 करोड़ ईंटें, तो एक ईंट जो हो गई वो उस महल की इकाई हो गई, यूनिट हो गई। सेम वैसे ही आपकी 1 करोड़ ईंटें हमने लगाई तब जाके महल तैयार हुआ है। सिमिलरली हमारी बॉडी में एक सेल जो है इट बिहेव्स लाइक ए यूनिट, वही सेल ट्रिलियंस ऑफ टाइम रिपीट होगा और आपका बना देगा हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, हमारा पूरा का पूरा ढांचा। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कौन तैयार करता है? ये सेल्स ही तैयार करते हैं, रिपीट होकर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शन यानी कि हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं ये भी आपके सेल में होते हैं। तो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, ये भी आपके सेल में ही होंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर भी सेल तैयार करता है, हमारी बॉडी में होने वाले फंक्शन भी सेल के अंदर हो रहे होते हैं। एंड यूनिट का मतलब ये है कि इट रिपीट्स इटसेल्फ, ये वो इकाई है जो अपने आप को रिपीट कर करके एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करती है। तो हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इसका मतलब सेल्स ने ट्रिलियंस बार मिल करके हमारी बॉडी बनाई है। तो इट इज यूनिट। अगर एक सेल को मैं देखूं तो वो लाइफ की यूनिट है। कई सारे सेल मिलकर के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी तैयार कर सकते हैं। यूनिट ऑफ लाइफ यानी मेरे भाई अगर आपको अपने आप को लिविंग कहलाना है तो कम से कम एक सेल तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर लाइफ आपको कहलानी है, अपने अंदर है, तो मेरे भाई आपको सेल चाहिए। अगर आपके पास सेल नहीं है तो आप अपने आप को लिविंग बोलने की जरूरत नहीं कर सकते। यानी एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल इज नॉट लिविंग। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपके सेल से छोटी है, अगर कोई चीज ऐसी है जो आपकी सेल से छोटी है, अगर एक कंप्लीट सेल नहीं है आपके पास, उससे कम अगर कुछ है, तो आप अपने आप को लिविंग नहीं कहला सकते। अपने आप को जिंदा कहलाने के लिए एटलीस्ट यूनिसेलुलर कंडीशन होना इंपॉर्टेंट है। यस, इसीलिए हम कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिफाइनिंग फीचर है ये, यानी अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना है, अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग चीजों से डिफरेंशिएट करना है, मुझ में ऐसा क्या है जो स्टाइलस में, इस पेन में नहीं, मुझ में ऐसा क्या है जो इस माइक में नहीं, तो मैं क्या कहूंगा? मेरे अंदर जीवन है। और वो जीवन किस वजह से है? सेल की वजह से, सेल में होने वाले रिएक्शंस की वजह से, सेल में होने वाले मेटाबॉलिज्म की वजह से। यानी अगर मेरे अंदर सेल नहीं होगा, अगर मेरे अंदर सेल नहीं है, तो मैं भी इस पेन की तरह निर्जीव होऊंगा, अबायोटिक होऊंगा, नॉन लिविंग होऊंगा। अगर मैं आपके सामने लिविंग खड़ा हूं, अगर आप मेरे सामने लिविंग खड़े हैं, इसका मतलब यू हैव दैट सेल। दैट्स व्हाई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा कहना है, उसमें सेल होना चाहिए। दिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। वायरसेस में सेल नहीं था, इसीलिए उनको नॉन लिविंग कहा। आज तक हम उन्हें लिविंग नहीं मानते, क्यों? क्योंकि उनके पास खुद की सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो यह बात हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख ली है, करेक्ट। जैसे ब्रिक जो है, ईंट जो है, ये आपकी मिल मिलकर पूरा का पूरा घर तैयार कर लेती है, तो ब्रिक एक यूनिट है। इसी प्रकार से एक जो सेल है, ये मल्टीपल टाइम्स अपने आप को रिपीट कर करके, जैसे ह्यूमंस के केस में अगर मैं बताऊं तो ट्रिलियंस ऑफ सेल अपने आप को रिपीट कर करके 200 से भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स जो है ये हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में पाए जाते हैं। ये अपने आप को रिपीट कर करके हमारा पूरा ढांचा तैयार कर लेंगे। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द यूनिट। हमारी बॉडी की, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की यूनिट क्या है? सेल। जैसे घर की यूनिट कौन होती है? ब्रिक होती है। यह हम लोगों ने देखा। अब देखिए,
विद एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी प्रचंड होने लगी थी, बेहतर होने लगी थी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और बेहतर होती गई, इसमें एडवांसमेंट आती गई, सेल के अंदर हम और घुसते चले गए, सेल की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, सेल की गहरी से गहरी डिटेल हमको पता लगती गई। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एडवांस हुई, हम सेल की और डेप्थ में जाते गए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो 1950 के बाद हमें देखने को मिली। जैसे सेल मेम्ब्रेन में आपको पढ़ाऊंगा, सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे बढ़िया मॉडल है, जिसने बताया कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, वो हमें मिली 1972 में, यानी 1950 के बहुत बाद। एक परफेक्ट मॉडल मिला जो कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को और स्ट्रक्चर को दिखा पाता है। उसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आने वाले टाइम में। वो जो आपका मॉडल है वो भी 1950 के बाद आया। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी आपको सेल में बहुत अच्छे तरीके से 1950 के बाद देखने को मिला। जो राइबोसोम्स है, जो कि सेल का सबसे छोटा, आप कह सकते हो छोटा आपका पार्टिकल लाइक एक स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा है, तो वो जो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है आपका राइबोसोम, वो भी आपको 1950 के बाद देखने को मिला, 1953 में आपको देखने को मिला था। तो जब आपका 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी प्रचंड हो गई, उसके बाद ही आपका राइबोसोम देखने को मिला, उसके बाद ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटेल में दिखाई दिया। सेल मेम्ब्रेन का जो परफेक्ट मॉडल है, वो भी आपको, इसका जो परफेक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दर्शाने वाला जो मॉडल है, ये भी आपको कब देखने को मिला? 1950 के बाद ही देखने को मिला। तो अलग अलग जगह एनसीईआरटी में बात कही हुई है, हमने कंसोलिडेट करके लिख दी कि 1950 में, 1950s में, यानी 1950 से 1960 के बीच में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट्स होनी स्टार्ट हो गई थी। और अब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही ज्यादा एडवांस है, तो आप सेल की छोटी से छोटी चीज भी यहां पर नोट कर सकते हैं, डिटेल्स जो है वो आप नोट कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल, दैट इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कोई भी चीज जो एक कंप्लीट सेल से छोटी है, अगर कंप्लीट सेल है तो ही लिविंग कहला पाएगा। अगर एक कंप्लीट सेल से कम है कुछ भी, तो उसे आप लिविंग नहीं कह सकते। जैसे समझ लीजिए आपने सिर्फ बोल दिया माइटोकॉन्ड्रिया, तो इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी बनाता है। एनर्जी कैसे बनाता है? खाने को यूज करके एनर्जी बनाएगा ना। मेरी बॉडी में अगर मैं खाना ही नहीं खाऊंगा तो एनर्जी कैसे बनेगा? खाना कौन बनाता है? किचन ऑफ द सेल, यानी क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे भाई उसको क्लोरोप्लास्ट की जरूरत है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया अकेला सर्वाइव नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियस अकेला सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इसमें प्रोटीन बनाने की ताकत नहीं है। प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस जो है इसमें डीएनए से डीएनए बनता है, यानी डीएनए की कॉपी बनती है, डीएनए से आरएनए बनता है, प्रोटीन नहीं बनता। और बॉडी में काम करने के लिए, सेल में काम करने के लिए तो प्रोटीन भी चाहिए। तो कोई भी ऑर्गेनेल अकेली जिंदा नहीं रह सकती। जब ये सारी ऑर्गेनेल्स मिल करके, जब ये सेल के छोटे 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 कंपोनेंट्स मिल करके एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, देन दैट इज बेसिकली अ सेल। और वो जो सेल है ये फिर एक लिविंग यूनिट हो जाती है। ये लाइफ जो है इसको गिव राइज करती है ना। फिर आपको लाइफ देखने को मिलती है एक स्पेसिफिक सेल में। तो डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर हम बात करें, कुछ पुराने साइंटिस्ट की, वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें कि उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सेल की डिस्कवरी में, तो उनको हमें समझना होगा। सबसे पहले जो साइंटिस्ट है इनका नाम था रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में क्या देखा? कॉर्क सेल देखे, डेड कॉर्क सेल, यानी ओक प्लांट थे, है ना। ओक प्लांट जो था, अब इस ओक प्लांट की कॉर्क इन्होंने देख ली, छाल इन्होंने देख ली। तो मेरे भाई ये जो कॉर्क के सेल्स इन्होंने देखे, इन्हें वहां पे कुछ कंपार्टमेंट से दिखाई दिया, ऐसे डब्बे 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 से, मधुमक्खी के छत्ते जैसे, यानी कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई दिया। मधुमक्खी के छत्ते टाइप यानी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया। यहां पर इन्होंने देखा कि इन सेल्स के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। अगर मेरे भाई ये सेल्स खाली हैं, द ग्रेट खाली हैं, अगर इसका मतलब ये एम्प्टी कंपार्टमेंट्स हैं। लेकिन असलियत में तो सेल के अंदर मसाला भरा होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। यहां पर ये सेल्स खाली हैं। बाद में पता लगा कि इन्होंने, रॉबर्ट हुक साहब ने जो कॉर्क सेल्स देखे हैं, एक्चुअल में दे आर डेड, क्योंकि इनका प्रोटोप्लाज्म जो है अंदर का ये गायब हो चुका है। तो इन्होंने एक्चुअल में क्या देखे? सिर्फ और सिर्फ ये पिंक कलर की बाउंड्रीज देखी, जो कि एक्चुअल में क्या थी? सेल वॉल थी। जो कि एक्चुअल में क्या थी? सेल वॉल थी। इन्होंने एक्चुअल में क्या देख डाली थी? सेल वॉल देख डाली थी मेरे बंधु, मेरे भाई। तो इन्होंने क्या चीज विजुअलाइज करी? एक्चुअल में इन्होंने देख ली, ही हैज सीन सेल वॉल। और इन्होंने टर्म दी थी सेल, क्योंकि जब इन्होंने ये एम्प्टी कंपार्टमेंट्स देखे तो इस कंपार्टमेंट को इन्होंने क्या नाम दे दिया? ये जो एम्प्टी कंपार्टमेंट थे, इस कंपार्टमेंट को इन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल्यूला नाम दे दिया। सेल्यूला का मतलब ये होता है एम्प्टी चेंबर। तो आपके
रॉबर्ट हुक साहब जो थे उन्होंने एम्प्टी चैम्बर नाम दिया, और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी माइक्रोग्राफिया। माइक्रो का मतलब ही होता है बहुत छोटा, तो माइक्रो से आप याद कर सकते हैं बहुत छोटा। तो इन्होंने कॉर्क सेल जब देखे, छोटे छोटे सेल जब देखे, तो इनको नाम दिया एम्प्टी कंपार्टमेंट यानी सेल्यूला। तो सेल नाम यहां से उठ करके आया, सेल नाम दिया किन्होंने, रॉबर्ट हुक साहब ने। लेकिन इन्होंने लिविंग सेल नहीं देखा, इन्होंने डेड कॉर्क सेल देखे थे। या आप कह सकते हैं या तो इन्होंने डेड कॉर्क सेल देखे थे, या आप कह सकते हैं सिर्फ सेल वॉल देखी थी, बाहर की दीवार देखी थी, अंदर मसाला नहीं था, यानी लिविंग सेल इन्होंने नहीं देखे। तो अगर सिर्फ दो बातें याद करनी है रॉबर्ट हुक साहब के बारे में, तो ये याद करोगे इन्होंने पहली बार डेड सेल देखे थे या सेल वॉल देखी थी, और इन्होंने टर्म दी थी सेलुला यानी एम्प्टी कंपार्टमेंट, सेल टर्म इन्होंने दी थी। तो पहली बार लिविंग सेल किन्होंने देखा भाई, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब जो थे, इन्होंने रॉबर्ट हुक साहब के लगभग 9 साल बाद आपके लिविंग सेल को देखा फॉर द फर्स्ट टाइम। और इन्होंने कई सारे लिविंग सेल्स देखे। इन्हें क्या था कि कोई भी सैंपल है इनके पास, फटाफट उसको अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर ले जा करके और उसको देखने की कोशिश करेंगे। कोई स्पर्म सैंपल है, कोई गंदे पानी का सैंपल है, कोई भी सैंपल है, उसको जाके चेक करने की कोशिश करते थे। तो मोटाइल सेल्स इन्होंने काफी सारे देखे, जैसे प्रोटोजोआ है, नाम से ही पता लग रहा है प्रोटोजोआ, जू का साउंड आ रहा है, जू का साउंड यानी एनिमल लाइक। कोई बैक्टीरिया है, इन सबको, कोई स्पर्म सेल है, इन सबको देखने की इन्होंने कोशिश की और देख भी लिए। तो इन्होंने जो टर्म दी लिविंग मोटाइल सेल्स के लिए, मोटाइल सेल्स हैं चलते फिरते, एनिमल लाइक है, प्लांट होते एक जगह पे रुके हुए होते, एनिमल लाइक है यानी मोटिलिटी है इनमें, तो इन्होंने नाम दिया इन्हें एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल्स, एनिमल यानी मोटाइल, एनिमल जैसे मोटाइल, एनिमल जैसे चलते फिरते, और क्यूल्स माने यहां पर हो जाएंगे आपके मॉलिक्यूल्स, यानी बहुत छोटे साइज के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं एक तरीके से आप कह लीजिए, जो कि आपके क्या कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं, एनिमल लाइक हैं, तो इन्हें एनिमलक्यूल्स कह दिया। तो आपके एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने पहली बार लिविंग सेल देखा और टर्म दी एनिमलक्यूल। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार डेड सेल देखा, डेड कॉर्क सेल देखा या सेल वॉल देखी, और टर्म दी सेल्यूला यानी सेल। और तीसरे साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस डिस्कवर किया। ये यहीं पर इसीलिए बता दिए गए हैं जिससे कि आपका कंफ्यूजन ना हो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन के बीच में। रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले डेड कॉर्क सेल को देखा, और रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले क्या किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की 1831 में। न्यूक्लियस जिसे कहा जाता है सेल का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ द सेल, उसकी डिस्कवरी किन्होंने करी, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने करी, ये हमें पता लगे। तो रॉबर्ट हुक साहब डेड कॉर्क सेल देखा, सेल्यूलर टर्म दी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब लिविंग सेल देखा, एनिमलक्यूल्स टर्म दी। एंड आपका रॉबर्ट ब्राउन साहब 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो इस बात को हम लोग दोबारा भी रिपीट करेंगे, रॉबर्ट ब्राउन साहब वाली बात को। ये हमने देखा, ये हमने सीखा। नाउ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स हैं, इस बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख ले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हो जाएंगे, नाम से ही पता लग रहा है, यूनी माने एक, सेल्युलर माने सेल, एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से हो जाएंगे, मल्टी यानी बहुत सारे, एंड सेल्युलर माने सेल अगेन। यानी अगर किसी इंडिविजुअल में एक ही सेल है तो इट इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अगर किसी इंडिविजुअल की बॉडी मोर देन 1 सेल्स की बनी हुई है तो इसे हम मल्टी सेल्युलर कंडीशन या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक ही सेल है पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ऑर्गेनिज्म कंटेन्स 1 सेल ओनली। अब तो एग्जांपल्स हम लोग आराम से समझ सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, सारे के सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया है तो ये भी बैक्टीरिया की कैटेगरी में आएगा, ये भी यूनिसेलुलर होगा। प्रोटिस्टा जितने भी हैं इस किंगडम में भी सारे के सारे क्या हैं, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही हैं। और मेरे भाई ईस्ट है आपका सैक्रोमाइसिस, ये एक फंगस है, लेकिन ये भी आपका क्या है, यूनिसेलुलर है, एक्सेप्शनल फंगस है। फंगस मल्टीसेलुलर होते हैं लेकिन ईस्ट क्या होता है आपका, यूनिसेलुलर होता है। एंड क्लामाइडोमोनास ये जो है आपका एल्गी में भी रखा जाता है, एंड मेरे दोस्त आपका प्रोटिस्टा में भी रखा जाता है। तो मेरे दोस्त ये आपका क्या हुआ, यूनिसेलुलर ही हुआ, ये भी आपका क्या है, यूनिसेलुलर है। तो ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। स्पेशलिटी क्या है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, दैट दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। गुरुजी ये क्या बात हुई, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली मतलब मेरे भाई अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, उसकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है, तो उसे किसी और सेल से कोई मदद लेने की जरूरत नहीं है।
अगर कुदरत ने किसी ऑर्गेनिज्म को एक ही सेल दिया है तो उस एक सेल के अंदर वो सारे के सारे स्पेशलिटीज भी दी होंगी, वो सारे के सारे अपरेटस भी दिए होंगे कि वो सेल अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट हो, सारा काम कर पाए, रेस्पिरेशन भी कर ले कुछ कुछ करके, फूड का भी जुगाड़ कर ले, वाटर का भी जुगाड़ कर ले, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसके अंदर सारी हो जाए। तो जितने भी एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ हैं, जिंदा रहने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो सारी चीजें उस एक ही सेल के अंदर परफॉर्म कर पाए, ऐसा उस सेल को कुदरत ने ताकत दी होगी। देयरफॉर ये आपके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी जितने भी एसेंशियल फंक्शंस हैं रिलेटेड टू लाइफ, ऑल द एसेंशियल फंक्शंस फॉर लाइफ दे आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल ओनली। ये एक ही सेल में सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकते हैं, इसीलिए इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। दोनों बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। भाई अगर मैं एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होता, मैं खुद ही अपने खाने पीने का जुगाड़ कर रहा हूं, खुद ही अपनी प्रोटेक्शन का जुगाड़ कर रहा हूं, है ना, खुद ही जो है रेस्पिरेशन का यानी एनर्जी बनाने का जुगाड़ कर रहा हूं। सो अल्टीमेटली आई हैव एवरीथिंग, आई कैन परफॉर्म ऑल माय एसेंशियल फंक्शंस व्हिच आर नीडेड फॉर माय लाइफ एंड दैट्स व्हाई आई एम इंडिपेंडेंट। मुझे किसी और सेल की या किसी और इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके एक सेल में ही सारी की सारी चीजें पाई जा रही होती है, क्योंकि एक्चुअल में वो एक सेल नहीं है, वो इनकी पूरी बॉडी है। ऑर्गेनिज्म ही यूनिसेलुलर है, यानी इनकी पूरी बॉडी ही एक सेल की बनी हुई है, तो उस सेल में ही सब कुछ है। दुनिया का सारा मसाला वहीं डाल दिया है। जैसे अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो बैक्टीरिया का सेल जब आप देखोगे उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ है, बहुत सारी चीजें, तो सारे काम कर लेता है अपने खुद ही खुद एक छोटे से कंपार्टमेंट में ही, और इसीलिए इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करें तो इनमें मोर देन वन सेल्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं। एक सेल तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोर देन वन सेल तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मोस्ट फंगस, ईस्ट अगर है तो यूनिसेलुलर है, इसके अलावा जो ज्यादातर फंगस है मल्टी सेलुलर है। मोस्ट प्लांट्स जैसे क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, इनको एल्गी में भी रखा था तो ये यूनिसेलुलर थे। इनके अलावा मोस्ट प्लांट्स जो होते हैं दे आर बेसिकली मल्टी सेलुलर एंड ऑल एनिमल्स, इसमें एक्सेप्शन नहीं होता। एनिमल्स अगर आपने बोल दिया देयर इज नो एक्सेप्शन, वो आपके मल्टी सेलुलर ही देखने को मिलेंगे, तो ये आपके मल्टी सेलुलर कंडीशन में ही देखने को मिल रहे होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपने देखा, आपने सीखा, करेक्ट। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अनदर वेरी वाइटल टॉपिक, दैट इज सेल थ्योरी। सवाल पूछा जाता है सेल थ्योरी से, छोटा सा टॉपिक है, दो साइंटिस्ट की या तीन साइंटिस्ट की डिस्क्रिप्शन है, दो साइंटिस्ट की थोड़ी ज्यादा डिस्क्रिप्शन है, स्क्लेडेन एंड स्वान। एक और साइंटिस्ट एंड में आएंगे, वाइल्ड कार्ड एंट्री मारेंगे, जिनका नाम है रूडोल्फ विर्को। इन तीन साइंटिस्ट के बारे में दो दो तीन तीन पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझने हैं। यह है आपकी सेल थ्योरी, यानी एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसी बात जो कि दुनिया के हर लिविंग सेल के लिए वैलिड हो, इसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। यानी ऐसी चीज जो दुनिया के सारे डिफरेंट सेल्स को यूनाइट करती हो, इसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। हम बोलते हैं ना, एक कहावत यूज करते हैं, अनेकता में एकता, दैट वी आर वेरी डाइवर्स। हम अलग अलग जगहों पर रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरीके का रहन सहन है, लेकिन फिर भी हम लोग एक हो सकते हैं। यस, बाय हार्ट, बाय द स्ट्रिंग ऑफ लव। सिमिलरली दुनिया में जितने भी अलग अलग सेल्स हैं, इनको जोड़ने के लिए, इनको यूनाइट करने के लिए देयर इज अ थ्योरी विच इज कॉल्ड एज सेल थ्योरी। तो यहां पर जो सेल थ्योरी है, इसको देने में दो साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। पहले साइंटिस्ट थे हमारे स्क्लेडेन भैया और दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे स्वान भैया। अब स्वान भैया जो हैं और स्क्लेडेन भैया जो हैं, ये आपके क्या थे, ये आपके बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट थे, है ना। दोनों के दोनों जर्मनी के हैं। पहले जो है स्वान साहब, ये आपके दूसरे कंट्री के थे, है ना, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, लेकिन अब इनको जर्मनी में फेंक दिया गया है नई एनसीईआरटी में, तो करेक्ट कर दिया गया है। दोनों ही जर्मन के थे, तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए, स्क्लेडेन साहब बॉटनिस्ट थे, यानी प्लांट पे रिसर्च करते थे, और 1838 पे इन्होंने अपनी रिसर्च की, 1838 में। और लगभग सेम टाइम पे यानी 1839 में स्वान साहब ने अपनी रिसर्च की। और स्वान साहब का नाम अगर आप देखें तो न्यूरॉन जब आप पढ़ते हो, जब आप न्यूरोबायोलॉजी पढ़ते हो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, तो आपको स्वान सेल दिखाई देंगे। तो स्वान इज रिलेटेड टू जूलॉजी, तो ये जूलॉजिस्ट है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि स्वान और स्क्लेडेन में से कौन जूलॉजिस्ट कौन बॉटनिस्ट। स्वान सेल आप पढ़ते ही जूलॉजी में हो तो जूलॉजिस्ट थे, स्क्लेडेन साहब बच गए, बॉटनिस्ट थे। 1838 में बॉटनिस्ट बाबू ने अपनी रिसर्च की और 1839 में यानी लगभग सेम टाइम पे जूलॉजिस्ट साहब ने भी अपनी रिसर्च कर डाली। अब ये रिसर्च थी क्या, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जो बॉटनिस्ट बाबू थे, इन्होंने क्या किया, कई सारे प्लांट्स को देखा। अब नाम ही बॉटनिस्ट है,
तो पहले प्लांट पे ही रिसर्च करेंगे। इन्होंने अपने आसपास जितने भी डिफरेंट प्लांट्स थे इनको देखा और इन्होंने कहा कि अलग अलग प्लांट जो है, डिफरेंट प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दैट मेक डिफरेंट टिश्यूज। इन्होंने कहा कि जब मैंने अलग अलग प्लांट्स को देखा, जब मैंने अलग अलग प्लांट्स को ताड़ा, तो मैंने ये पाया कि अलग अलग प्लांट्स जो हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है। हर प्लांट अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बना हुआ है। हर प्लांट में सारे सेल्स एक जैसे नहीं है। जैसे अगर आप किसी भी प्लांट को देखोगे, नॉर्मल रैंडम प्लांट को भी देखोगे, तो आपको पत्ते में एपिडर्मल सेल भी दिख जाएंगे, आपको जो है मेसोफिल सेल भी दिख जाएंगे, है ना, आपको जाइलम फ्लोएम के सेल भी दिख जाएंगे। जो पत्ते की जो आपकी वेन्स हैं, इनमें आपको, क्योंकि ये क्या है एक्चुअल में, ट्रांसपोर्ट के चैनल्स है, ये नलकियां हैं, तो वहां से वाटर और फूड कंडक्ट हो रहा है। जो आपकी पत्ती पे जो नलकियां बनी रहती हैं, तो नलकी अगर आप देखोगे तो उसमें जाइलम फ्लोएम देखने को मिलेगा। जाइलम फ्लोएम में भी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। जाइलम में आपका जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है, आपका ट्रैकिड है, वेसल है। फ्लोएम की आप बात करोगे तो वहां पे सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर है। तो अलग अलग टाइप के सेल्स, ये अलग अलग टाइप के सेल्स जुड़ करके यूनाइट होकर अलग अलग टाइप के टिश्यू बनाएंगे। ऐसी बात आपके स्क्लेडन साहब ने करी। यानी इन्होंने कहा कि मैंने जितने डिफरेंट प्लांट्स को देखा, ये डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट टिश्यूज के मिलकर बने हुए हैं, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। कोई गलत बात इन्होंने नहीं कही। लेकिन जो स्वान साहब है, अब स्वान साहब है जूलॉजिस्ट, तो पहले किसको देखेंगे? एनिमल सेल को देखेंगे। इन्होंने जब एनिमल सेल्स को देखा, अपने आसपास पाए जाने वाले डिफरेंट एनिमल सेल्स को देखा, तो इन्होंने कहा कि भैया एनिमल सेल के ऊपर तो एक पतली सी लेयर होती है इन ऑल एनिमल सेल्स, और इस पतली सी लेयर को आज हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह करके संबोधित करते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहली बार किन्होंने देखी? स्वान साहब ने उसको आइडेंटिफाई किया। तो इन्होंने कहा कि मैं जितने भी एनिमल सेल को देखता हूं यार, उनके ऊपर मुझे एक लेयर दिखाई देती है, जिसे आज हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, या प्लाज्मोलेमा भी कह सकते हैं। प्लाज्मो यानी प्लाज्मा, लेमा मतलब मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नाम हो गया। इन्होंने कहा कि यार अगर मुझे एनिमल सेल के ऊपर लेयर दिखाई दे रही, शायद प्लांट के ऊपर भी होती हो। मैं तो एक साइंटिस्ट हूं, तो मैं काम करता हूं, मैं प्लांट की भी रिसर्च स्टार्ट कर देता हूं। एनिमल्स तो मैंने देखे और उनके ऊपर मैंने एक थिन लेयर पाई जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। क्यों ना मैं प्लांट पे भी रिसर्च करूं टू आइडेंटिफाई कि उनमें भी ये लेयर होती है नहीं। तो इन्होंने ऑब्जर्व किए अलग अलग प्लांट सेल्स, और जब इन्होंने अलग अलग प्लांट सेल्स ऑब्जर्व किए, इन्हें पता लगा कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्लांट में तो एक और लेयर बैठी हुई है जिसका नाम क्या है? सेल वॉल। तो इन्होंने यह पाया कि एनिमल में जो लेयर होती है वो तो यहां है ही, प्लांट में एक और एक्स्ट्रा लेयर भी देखने को मिल रही है जिसे सेल वॉल कहा गया। तो ये अगर एनिमल सेल है तो इसमें पिंक कलर की एक ही लेयर है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर ये प्लांट सेल है तो पिंक कलर के ऊपर ब्लू कलर की अलग से लेयर देखने को मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, विच इज यूनिक इन प्लांट्स। यानी एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल की अगर आप बात करें तो यहां सेल वॉल एब्सेंट होती है। लेकिन मेरे भाई अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो यहां सेल वॉल आपकी पाई जा रही होगी, इट विल बी प्रेजेंट, यह आपको देखने को मिल रही होगी। तो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में एक डिफरेंस हमारा स्वान साहब ने ही खुद क्लियर करा दिया था। इन्होंने जब एनिमल पे रिसर्च करी तो पाया कि एनिमल सेल्स के अराउंड एक लेयर है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल के अराउंड सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर है जिसका नाम है सेल वॉल, विच इज स्पेसिफिक टू प्लांट्स। यानी सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती, ये प्लांट का एक फीचर है। इतना इन्होंने किया। अब स्वान साहब रुके नहीं, थोड़ा और आगे बढ़े, क्योंकि इन्होंने क्या किया? स्क्लेडन साहब ने सिर्फ प्लांट पे रिसर्च करी, स्वान साहब ने प्लांट और एनिमल दोनों पे रिसर्च कर डाली, लगभग लगभग आपके मोस्टली सेल्स पे रिसर्च कर डाली। तो स्वान साहब ने अकेले ही, एकला चालो रे ही, इन्होंने क्या कर दिया? एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस मतलब अभी कंफर्म नहीं है, हाइपोथेसिस मतलब अभी मुझे और मेहनत करके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ भी करना है कि मैं जो कह रहा हूं सही है या नहीं। अभी तक मैंने जितना नोटिस किया है प्लांट्स और एनिमल्स को, मैंने एक चीज पाई है, उसको इन्होंने हाइपोथेसिस की कहा। इट नीड टू बी प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली, तब जाके ये थ्योरी बनेगी। पहले हर साइंटिस्ट हाइपोथेसिस देता है। जैसे मैंने एक हाइपोथेसिस दी कि दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें सेल होगा। अब मुझे दुनिया के हजारों लाखों ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना पड़ेगा कि यस देखो मैंने जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे, आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लेके आओ मेरे पास, मैं उसमें सेल ढूंढ दूंगा। दैट इज अ थ्योरी। देन कब वो थ्योरी का रूप लेगी? तो यहां पर आपके स्वान ने अकेले ने हाइपोथेसिस दी, क्या? कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स मैंने देखे ये सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। यानी सेल और सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं वही आपके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। ये इन्होंने कहा।
हाइपोथेसिस दी किसने? सिर्फ स्वान साहब ने। क्लेडन साहब ने कहा भैया आप भी इसी चीज पे काम कर रहे हो, मैं भी इसी चीज पे काम कर रहा हूं, आओ दोनों एकदम जो है साथ में मिलके काम करते हैं। तो क्लेडन एंड स्वान दोनों ने फिर क्या किया, साथ में एक गुट बना लिया, गिरोह बना लिया, और इन्होंने साथ मिलके फिर प्रूव करना स्टार्ट कर दिया इस हाइपोथेसिस को कि दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में सेल होता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस पहला पॉइंट आपको देखने को मिला कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ऑल ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये बात इन्होंने मिलकर प्रूव कर दी। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़ने से पहले आपको ड्रॉबैक देखना पड़ेगा कि क्लेडन और स्वान ने सेल थ्योरी तो दे दी, ये तो कह दिया कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स के मिलकर बने हैं, बट ये नहीं बता पाए कि नए सेल्स आए कहां से, ओरिजिन ऑफ नया सेल कैसे हो रहा है, ये बात नहीं बता पाए। भाई ऑर्गेनिज्म में नए सेल कहां से आ रहे हैं? हम पहले इतने बड़े तो नहीं थे, हम जब पैदा हुए थे तो छोटे से थे, इतने बड़े कैसे हो गए हम? नए सेल्स कैसे बन रहे हैं? ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए आपके क्लेडन और स्वान। इसलिए एक नए साइंटिस्ट आए 1855 में जिनका नाम था मिस्टर रुडोल्फ विर्को, और रुडोल्फ विर्को ने कहा कि मेरे भाई ओमनिस सेलुला ई सेलुला, बड़ी प्यारी बात कही, सेलुला ई सेलुला यानी सेल से ही सेल बनेगा। पुराने जो सेल हैं ये डिवाइड करके नए सेल बनाएंगे, सेल से ही सेल बनेगा। नए सेल्स जो है किससे बनेंगे? दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये एक सेल है, इसे हम लोगों ने कह दिया पेरेंट सेल। अब ये पेरेंट सेल जो है ये आपका क्या करेगा? ये आपका डिवाइड करेगा, इट विल डिवाइड, एंड डिवाइड करेगा तो आपके क्या बन जाएंगे? दो डॉटर सेल बन जाएंगे, टू डॉटर सेल्स बन जाएंगे, करेक्ट, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो ये जो आपका पेरेंट सेल है यानी पुराना सेल है, इसी से तो दो नए सेल बने। तो सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये हमें देखने को मिला। तो आपकी सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई, जिसमें दो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट, दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से ही मिलकर बने होंगे। किन्होंने कहा? क्लेडन और स्वान ने कहा। हाइपोथेसिस अकेले स्वान साहब ने दी थी, बाद में क्लेडन साहब ने उनसे हाथ मिलाया और थ्योरी दोनों भाइयों ने मिलकर दी। इन थ्योरी को मॉडिफाई किन्होंने किया? सेल थ्योरी को फाइनल शेप किन्होंने दी? रुडोल्फ विर्को साहब ने। 1855 में इन्होंने एक बात ऐड करी इन द सेल थ्योरी कि भैया न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एंड वायरस जो है ये अपना खुद का सेल नहीं लेकर के बैठे होते, इसीलिए दे आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। ये जो है सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि इनके पास खुद का सेल है ही नहीं, दे डू नॉट हैव देयर ओन सेल, इसीलिए इनको लिविंग कंसिडर नहीं किया जा सकता। देयरफॉर वायरस को आज भी हम लोग क्या कहते हैं? नॉन लिविंग कहते हैं, या लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, लेकिन हम इन्हें लिविंग नहीं कहते। लिविंग कहलाने के लिए कम से कम एक सेल चाहिए, क्योंकि सेल, द प्रेजेंस ऑफ सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या है? आपका वायरस जो है इसे नॉन लिविंग कंसिडर किया गया है। दिस इज अबाउट सेल थ्योरी, करेक्ट, दिस इज अबाउट सेल थ्योरी। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच के कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं उसमें प्लांट और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंसेस आर टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल। तो यहां पर 4 सी लिखे हुए मैंने, सी 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 से वी विल डिकोड ऑल द 4 डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल, सी फॉर सेल वॉल। अभी भैया आपको सेल थ्योरी से ही समझ में आ गया होगा कि स्वान साहब ने कहा था कि प्लांट में सेल वॉल है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है। तो सेल वॉल अगर आप देखो तो प्लांट सेल जैसे कि अनियन पील सेल है, नॉर्मली मिल जाता है, इस पे हम जनरली रिसर्च करते हैं। और टिपिकल ह्यूमन सेल में आप ह्यूमन का चीक सेल, गाल का सेल यूज कर सकते हैं। तो ये टिपिकल सेल्स कहलाते हैं, जो बहुत आसानी से अवेलेबल हो। अनियन की पील और आपका यहां पे गाल का सेल जो है अंदर का, ये आराम से आप यूज कर सकते हैं फॉर स्टडीज। तो सेल वॉल जो है प्लांट में प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट हो जाएगी। अगर आप क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट जिसे किचन ऑफ सेल कहा जाता है, तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। कोई भी दुनिया का एनिमल खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट जो कि एक टाइप का प्लास्टिड है, प्लास्ट प्लास्ट शब्द से समझ में आ रहा है, ये जो है आपका प्रेजेंट होता है प्लांट में, एनिमल में एब्सेंट होगा। तीसरा सी है सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल यानी वैक्यूल सेंटर पे पाया जाएगा। भैया यहां अगर आप देखें सेल, तो वैक्यूल अगर आपका सेंटर पे पाया जाएगा, यानी वैक्यूल बहुत बड़ा है। वैक्यूल इतना बड़ा हो सकता है कि प्लांट सेल का 90% एरिया तक कवर कर सकता है।
कि प्लांट सेल में जितनी भी जगह है उसकी 90% वॉल्यूम कवर करके बैठा है कौन, आपका सेंट्रल वैक्यूल। इतना बड़ा होता है तो न्यूक्लियस को और बाकी ऑर्गेनेल्स को लात मार के कोने में फेंक देता है, खुद सेंटर पे पाया जाता है, 90% ऑफ वॉल्यूम तक ऑक्यूपाई कर सकता है। तो यहां देखिए पीली वाली लेयर है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ब्लू वाली लेयर है सेल वॉल, अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, जो इलाका बचा वो साइटोप्लाज्म है, और ये सेंट्रल वैक्यूल है। सेंटर के आसपास अगर वैक्यूल पाया जा रहा है तो बाकी ऑर्गेनेल्स कोने में हो जाएंगी। तो प्लांट में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। एनिमल में अगर आप देखें तो वैक्यूल छोटा होता है। सेंटर पे कौन देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो न्यूक्लियस कहां होगा, ये होगा एट सेंटर, ये होगा एट सेंटर। बाकी सारी चीजें आपकी औने कोने में पाई जाएंगी। सेंटर पे कौन होगा, न्यूक्लियस। प्लांट में सेंट्रल वैक्यूल आपका सेंटर पे देखने को मिलेगा। तो तीन चीजें प्लांट में एक्स्ट्रा है। सबसे पहली चीज सी फॉर सेल वॉल, एनिमल में एब्सेंट, प्लांट में है। सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, एनिमल में एब्सेंट, प्लांट में है। सी फॉर सेंट्रल वैक्यूल, एनिमल में एब्सेंट, प्लांट में सेंट्रल वैक्यूल है। चौथी चीज जो सी से स्टार्ट हो रही है वो एनिमल्स में है और प्लांट में नहीं है, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम ये जो है ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन एनिमल सेल डिवीजन। जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम का, लेकिन अगला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो इनका डिटेल्ड आपको आइडिया लग जाएगा फंक्शन का कि हाउ डू दे वर्क। तो ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। जब आपको एक सेल को दो टुकड़ों में डिवाइड करना है तो एक सेल में जितना भी मटेरियल है इसको आधा आधा आपको दो डॉटर सेल में बांटना है। उस सामान के बंटवारे में, वो जो क्रोमोसोम्स आपको आधे आधे बांटने हैं दो डॉटर सेल में, उस सामान के बंटवारे में दी सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये एनिमल सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यानी एनिमल के अलावा कहीं नहीं होंगे, किसी प्लांट में भी नहीं होंगे। तो प्लांट में भी ये जो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम है ये एब्सेंट होंगे, एनिमल में जो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम है ये आपके पाए जा रहे होंगे, प्रेजेंट होंगे, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। करेक्ट। एंड ये जो सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम है दे आर मेम्ब्रेनलेस, इनके ऊपर कोई रियल मेम्ब्रेन या कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। दे आर मेम्ब्रेनलेस, दे आर मेम्ब्रेनलेस इन नेचर, इनके ऊपर कोई रियल मेम्ब्रेन नहीं। जैसे सेल्स में पूछा जाता है कि ऐसी कुछ ऑर्गेनेल्स के नाम बता दीजिए जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो राइबोसोम जो है उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसी प्रकार से एनिमल में पाए जाने वाले सेंट्रियोल्स के ऊपर, सेंट्रोसोम्स के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट इज मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, जो कि एक बहुत ज्यादा वाइटल पॉइंट है। इसको आप चाहो तो बढ़िया तरीके से नोट भी कर सकते हो। इट इज मेम्ब्रेनलेस इन नेचर, ये भी हमें देखने को मिला। तो चार डिफरेंसेस हैं, सी 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 सी। सेल वॉल प्लांट में है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में है, सेंट्रल वैक्यूल प्लांट में है, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम एनिमल्स में। बस इसके अलावा एक और लिख सकते हो, एक और सी लिख सकते हो, चाहो तो ऐड कर लो। आपका यहां पर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है इट इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉल जो कि मेम्ब्रेन्स में देखने को मिलता है। तो यूजुअली एनिमल्स की मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है कोलेस्ट्रॉल। प्लांट की मेम्ब्रेन्स में स्टेरॉल्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा स्पेसिफिकली, अलग प्रकार के स्टेरॉल्स होंगे। कोलेस्ट्रॉल की जगह होंगे स्टिग्मा स्टेरॉल, कॉम्पेस्टेरॉल, अलग अलग प्रकार के स्टेरॉल्स होंगे, नॉट कोलेस्ट्रॉल टू बी स्पेसिफिक, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल की सेल मेम्ब्रेन, वो भी आप चाहो तो लिख सकते हो अगर जगह है तो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, कोई इतना डिटेल में पूछेगा नहीं। जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे उस टाइम पर अलग से आपको ये सारी चीजें आप कहोगे तो दोबारा रिवाइज करा देंगे। नाउ लेट्स टेक अ जनरल ओवरव्यू ऑफ अ सेल। अगर मेरे पास एक सेल है तो उसका जनरल ओवरव्यू अगर मैं आपके सामने रखूं तो सेल में क्या क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट क्लियरली। एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने एक सेल है भाई, इस सेल में बताइए क्या क्या होता है। तो अगर मैं आपको यहां पर दो लेयर बनाकर दिखा रहा हूं तो मुझे बताइए किस टाइप का सेल हो सकता है। अगर मैंने यहां दो लेयर बना दी, अगर मैं यहां सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बना देता येलो कलर की, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देता येलो कलर की, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोलेमा एक ही बात है, एक ही चीज के मल्टीपल नाम है, तो ये आपका एनिमल सेल होने की संभावना होती। यहां मैंने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी बना दी है, एक वॉल, एक दीवार खड़ी कर दी है, तो जाहिर सी बात है इसके प्लांट सेल होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर मैंने येलो कलर की एक लेयर बनाई जो कि है आपकी सेल मेम्ब्रेन, इसी को हमने कह दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हमने कह दिया प्लाज्मोलेमा, तीनों एक ही बात है और ये यूनिवर्सल होती है दुनिया के हर सेल के अंदर। मैं आपको बोलूं कि दुनिया का सबसे टुच्चा सेल बना दो, एक बार ड्रॉ कर दो, तो आप बोलोगे सर नहीं मुझे तो शर्म आती है, मैं सेल कैसे ड्रॉ करूं, मम्मी पापा देख रहे हैं।
अरे कर दो यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सेल ड्रॉ कर दो प्लीज, एक सेल ड्रॉ कर दो, कुछ तो कर दो। नहीं सर, घर वाले बुरा मान जाएंगे। अरे कर दो यार, एक सेल ड्रॉ कर दो, अपने वीपू भाई के लिए एक सेल ड्रॉ कर दो। सर आप कह रहे हो तो कर रहा हूँ, लेकिन सर देखना मेरी हैंडराइटिंग और ड्राइंग अच्छी नहीं। कोई बात नहीं यार, कर दो यार, तुम कर दो। गुरुजी, अब तुमने दुनिया का सबसे खत्म सेल बनाया है मेरे आगे, लेकिन इस सेल में भी एक बाउंड्री बनानी पड़ी। ये बाउंड्री क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल किसी सेल में होना हो, सेल मेम्ब्रेन होगी ही होगी। और ये जो बाउंड्री बना दी है, इसके अंदर कुछ मसाला भी होगा। इस मसाले को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। दुनिया का कोई भी सेल हो, चिंदी से चिंदी, खत्म से खत्म, उसमें ये बाउंड्री यानी सेल मेम्ब्रेन और अंदर का मसाला यानी साइटोप्लाज्म होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। These two things are absolutely mandatory for every cell on this earth. कोई आप एकदम एकदम खत्म सेल बना दो, कुछ भी नहीं, एक बाउंड्री रख दो बस सीधा। That boundary is cell membrane. That is going to be universal in all cells. कोई सेल ले लो भाई, बैक्टीरिया का सेल, प्लांट का सेल, एनिमल का सेल, कोई ले लो मेरे भाई, है ना। एंड ये जो साइटोप्लाज्म है, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका यूनिवर्सल हो जाएगा, इसको भी कोई नहीं रोक सकता। ये भी आपका यूनिवर्सल हो जाएगा दुनिया के हर सेल के अंदर, ठीक है। तो आपने यहां पर एक सेल मेम्ब्रेन ली, जिसे प्लाज्मोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह दिया, यूनिवर्सल है। एंड मेरे दोस्त इसको बनाया, इसके ऊपर आपने सेल वॉल बनाई, नाम ही है वॉल। तो वॉल आपकी रिजिड होती है, अंबुजा सीमेंट की बनती है, तो ये भी आपकी रिजिड सेल वॉल होगी। वॉल का काम ही है, दीवार का काम क्या है कि मेरा कमरा बड़ा छोटा ना हो जाए मेरे भाई, है ना, पड़ोसी के प्लॉट में ना घुस जाऊं कहीं मैं। तो एक दीवार है जिससे मैंने बाउंड्री बना रखी है। वॉल का मतलब ही होता है बाउंड्री। ये सेल जो है अगर एक बार मैच्योर हो गया तो उस पर पक्की सेल वॉल आ जाएगी। शुरू में सेल वॉल, जब सेल ग्रो करता है, सेल अभी जस्ट बना ही है, तो सेल को बड़ा होना है, ग्रो करना है, तो कच्ची सेल वॉल होती है। लेकिन धीरे धीरे सेल जो है आपका जब मैच्योर हो जाएगा तो पक्की सेल वॉल लाके एकदम उसको रिजिड कर दिया जाएगा कि अब सेल वॉल भैया नहीं हिलेगी, जितना सेल बड़ा हो चुका है इतना ही होगा। तो ये आपकी सेल वॉल है। अंदर जो आपका पूरा का पूरा ये स्पेस है, काला काला स्पेस, तुरुरु तुरुरु, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्म। तो इट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ द सेल। जैसे मेरे कमरे में जहां कुछ भी नहीं है वहां हवा है, देयर इज एटमॉस्फेयर। सिमिलरली एक सेल में जहां कुछ भी नहीं है वहां आपका पानी भरा होगा, लिक्विड आपका स्पेस होगा, है ना। बेसिकली आप कहो, एग्जैक्ट वर्ड यूज करो, सेमी फ्लूइड स्पेस होगा, क्योंकि गाढ़ा सा थोड़ा सा ये फ्लूइड होता है। सेमी फ्लूइड आपका होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेमी फ्लूइड होता है नेचर, दुनिया के हर सेल में पाया जाएगा, तो यूनिवर्सल। इट इज द मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। एक सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ये कहां हो रहे होते हैं? ये आपके यहां हो रहे होते हैं, इस साइटोप्लाज्म में। और आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म अगर आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, आपके सेल के अंदर हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस अगर आप शो कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो, तभी आप जिंदा हो, अदरवाइज आप जिंदा नहीं रह पाओगे। यानी इफ यू वांट टू कॉल योरसेल्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप में सेल होना चाहिए और एक्टिव सेल होना चाहिए, यानी उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने चाहिए। तो जब इस इलाके में सेलुलर एक्टिविटीज होंगी, जब इस इलाके में केमिकल रिएक्शन होंगे, तभी आप लिविंग कहला पाओगे, तभी आप कह पाओगे कि हमारा सेल जो है लिविंग स्टेट में है, एक जिंदा स्टेट में। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, सेल को लिविंग स्टेट में रखने का काम करता है, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं, क्योंकि सेमी फ्लूइड है नेचर में, ये यूनिवर्सल है। एंड मेरे दोस्त, ये जो है आपकी पूरे सेल की वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। जहां कुछ भी नहीं है वहां साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी बातें हम लोगों ने ठीक तरीके से देखी। अब देखिए, ये जो सेल है एक प्लांट सेल है, और प्लांट्स क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो न्यूक्लियस देखने को मिला, न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन। अब ये बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन कहीं कहीं फ्यूज हो जाती हैं, कहीं कहीं फ्यूज हो जाती हैं। अगर ये फ्यूज हो जाती है तो बीच में छेद बन जाएंगे। देखिए, ये आपकी बाहर वाली मेम्ब्रेन या अंदर वाली, ये बाहर वाली या अंदर वाली, ये आपस में ही फ्यूज हो गई, तो बीच में क्या बन गया? छेद बन गया, पोर बन गया, जिससे सामान अंदर बाहर निकल सकता है। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सकता है सामान, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जा सकता है। इन पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। करेक्ट, ये आपका यहां पर दिखाया भी हुआ है, इन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ये है न्यूक्लियस, जो कि एक डेंस स्ट्रक्चर है, गाढ़ा सा स्ट्रक्चर है सेल के अंदर पड़ा हुआ, जिसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जब फ्यूज हो जाती हैं तो छोटे छोटे छेद बन जाते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, इसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं।
इन छेदों को हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। एंड मेरे दोस्त, यहां इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम जैसे कि ह्यूमंस के अंदर कोई डिप्लॉयड सेल अगर आप देखें, जहां 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मेरे गाल का सेल देख लीजिए, किडनी का सेल देख लीजिए, लिवर का सेल देख लीजिए, नॉर्मल मेरी बॉडी का कोई भी सेल देखोगे तो उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। 23 क्रोमोसोम मम्मी से आए थे, 23 क्रोमोसोम पापा से आए थे। लेकिन अगर आप किसी गैमीट की बात करेंगे तो गैमीट में सिर्फ जैसे स्पर्म है या ओवम है, इसमें 23 क्रोमोसोम ही मिलेंगे। तो जब नया बेबी बनेगा तो स्पर्म से 23 क्रोमोसोम जाएंगे, ओवम से 23 क्रोमोसोम जाएंगे और ये पेयर हो जाएंगे जाइगोट में, फिर 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो मेरे नॉर्मल बॉडी सेल को अगर आप देखो तो 46 क्रोमोसोम्स इनमें होंगे। जैसे कि ह्यूमन चीक सेल की अगर मैं बात करूं, गाल के सेल की अगर बात करूं तो डिप्लॉयड सेल है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है 23 के, तो यहां 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम में जो धागे जैसा है डीएनए ये पैक्ड है, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो कि हमारे पूरे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। राजा वाली मेंटेलिटी है इसकी, यही बताता है कि एक सेल में क्या होने वाला है, क्योंकि यही डीएनए जो है आरएनए बनाता है आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, और यही आरएनए आगे चल के प्रोटीन बनाता है, जो कि वर्क हॉर्सेस है, हमारे सेल में काम कर रहे होते हैं। तो हमारे सेल में अधिकतर काम करते हुए आपको कौन दिखाई देगा, प्रोटीन। लेकिन वो प्रोटीन बनवाया किसने, डीएनए ने। राजा की गद्दी पे कौन बैठा है जो काम करवा रहा है, कर रही है सेना, दैट इज प्रोटीन। लेकिन राजा जिसको पता है कि कराना क्या है, दैट इज डीएनए। इसीलिए इसे हमारा जेनेटिक मटेरियल कहा। ये वो मटेरियल है जो कि बेसिकली पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है, ये हमारी जेनेटिक्स है, डीएनए। यही हमारे सेल को बताता है कि क्या क्या तुम करने के लायक हो, क्या क्या तुम्हें करना चाहिए। हमारे सेल में होने वाली एक्टिविटीज को बेसिकली कौन करवा रहा है, डीएनए करवा रहा है। यह डीएनए इतना पावरफुल है कि जब गैमीट्स मिले, जब स्पर्म और ओवम मिले तो एक सेल बना जाइगोट। इस जाइगोट में क्या है, 46 क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पैक्ड है। इस डीएनए को यह भी पता है, एक जाइगोट के अंदर पाए जाने वाले डीएनए को यह भी पता है कि इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी कैसे बनानी है। हम सब जाइगोट से ही तो बने हैं। हम सब पहले क्या थे, एक सेल ही तो थे। जब स्पर्म और ओवम की मीटिंग हुई उस टाइम पर हम क्या थे, एक सेल ही तो थे। लेकिन मेरे भाई जब स्पर्म और ओवम मिले, फ्यूज हुए, फर्टिलाइज हुए, मीटिंग हुई उनकी, उस टाइम पर एक सेल बना जाइगोट। उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन थी जिसको पता है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स कैसे बनाने हैं, आपके हाथ कहां से निकलेंगे, पैर कहां से निकलेंगे, मुंडी कहां से निकलेगी, आंख कैसे बनेगी, लिवर कैसे बनेगा, किडनी कैसे बनेगी, पेनक्रियास कैसे बनेगा, ब्रेन कैसे बनेगा, हार्ट कैसे बनेगा, इंटेस्टाइन कैसे बनेगा। इट नोज एवरीथिंग बिकॉज इट हैज द जेनेटिक मटेरियल। यह इंफॉर्मेशन हमारे माता पिता से हमारे अंदर आ चुकी है कि हमारी बॉडी कैसी तैयार होगी, हमारी बॉडी में सेल्स में कौन कौन से फंक्शंस होंगे। दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट आवर बॉडी। यस, ये एक ओवरव्यू है, मोटा मोटा एक आइडिया है। अभी तो हम प्रोकैरियोटिक सेल में घुसेंगे, यूकैरियोटिक सेल में घुसेंगे, तो वी विल गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ सेल इन डिटेल। भाई सेल मेम्ब्रेन पे अलग से पूरा का पूरा एक डिटेल्ड वर्जन आएगा, जहां सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे हम लोग। सेल वॉल पे पूरी डिटेल्स आएंगी, क्रोमोसोम पे पूरी डिटेल आएंगी, न्यूक्लियस पे पूरी डिटेल आएंगी, न्यूक्लियर पोर पे अलग से डिटेल आएगी, साइटोप्लाज्म पे अलग से डिटेल आएगी। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। बट एक ओवरव्यू देखना जरूरी है कि सेल आखिर होता क्या है। जनरल बातें आपको यहां पता लग गई। जैसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में कोई पूछे, सर यूनिवर्सल होती है, सर दुनिया के हर सेल में पाई जाती है। सेल वॉल के बारे में कोई पूछे, सर रिजिड होती है। साइटोप्लाज्म, सर सेल को लिविंग स्टेट में रखता है, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहां पर हो रहे होते हैं। इट इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, और सेल की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, और सेमी फ्लूइड होता है नेचर में, और यूनिवर्सल होता है। 5 पॉइंट यहीं पता लग गया। सर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियस जो है उसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम मिलता है, और क्रोमोसोम में डीएनए पैक होता है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। यहीं से पता लग गया। तो धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट्स जो यहां से क्लियर हो चुके हैं वही आपको आगे हेल्प कर रहे होंगे टू अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन अ बेटर वे। ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे अबाउट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस पाया जा रहा है वेल डिफाइंड, तो ऑर्गेनिजम्स किस टाइप के होंगे, एंड अगर न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है वेल डिफाइंड, तो ऑर्गेनिजम्स किस टाइप के होंगे। दैट इज अनदर टॉपिक ऑफ कंसर्न। तो सबसे पहली चीज जो यहां पर है मेरे भाई मेरे बंधु, वो है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव यानी पिछड़ा हुआ, एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जैसे आगे आप अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वहां पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस।
कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। कैरियो शब्द हमेशा न्यूक्लियस के लिए इस्तेमाल होगा। तो प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब क्या हो जाएगा? प्रो का मतलब हो जाएगा प्रिमिटिव, पिछड़ा हुआ, यानी कि नॉट वेल डिफाइंड। तो यहां वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। और यू का मतलब होता है ट्रू यानी सच्चा, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां पर पाया जा रहा है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो क्या हो जाएगा? ये आपका प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाई जाती, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होगी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपका एब्सेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपकी एब्सेंट होंगी, यानी कि मेरे भाई यहां पर राइबोसोम पाया जाएगा बस। राइबोसोम को भी हम लोग यूनिवर्सल ऑर्गेनेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि राइबोसोम पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो प्रोकैरियोट में बस वही पाया जाएगा। जिसके ऊपर मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोट में नहीं पाया जा सकता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस के ऊपर 2 मेम्ब्रेन थी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसीलिए आपका प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। अदरवाइज यहां कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। ये भी यूनिवर्सल है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में देखने को मिल जाएगी। अगर आप बात करें यूकैरियोट्स की, तो यहां वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर पाई जाती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ये भी यहां पर पाई जाएंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाएगी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें यहां पर पाई जाएंगी जिनमें मेम्ब्रेन होती। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाई गई, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया गया। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाई गई, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया गया। यहां पर अगर आप देखें तो राइबोसोम जो है ये अलग अलग टाइप का होता है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम थोड़ा सा हल्का होता है, इसे हम कहते हैं 70S राइबोसोम, 70S। और 70S में भाई सीधा सीधा देखिए 70S, 7 इज एन ऑड नंबर, तो इसकी जो 2 यूनिट होंगी, राइबोसोम हमेशा 2 यूनिट का मिलकर बनता है, छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट। तो यहां पे 7 इज एन ऑड नंबर, तो इसकी यूनिट जो है 50S, इसमें 5 भी ऑड नंबर होगा, एंड 30S, इसमें 3 जो है ये भी ऑड नंबर होगा। तो ये ऑड नंबर होते हैं। 7 is also an odd number, 5 and 3 are also odd number. सिमिलरली यहां अगर आप देखें यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में आपका जो राइबोसोम है ये 80S होता है। 8 इज एन इवन नंबर, 8 इज एन इवन नंबर, तो मेरे भाई ये आपकी कौन सी यूनिट्स का बनेगा? 60S एंड 40S, तो 6 इज ऑल्सो एन इवन नंबर एंड 4 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। तो याद करने में आसानी हो जाती है। 70S में 7 ऑड नंबर है, 5 और 3 भी ऑड नंबर है, 80S में 8 इवन नंबर है, 6 और 4 भी इवन नंबर है। तो यहां पर आपकी यूनिट्स हो जाती हैं। डायरेक्टली सम नहीं करना होता इनको। दिस इज नॉट वेट कि प्लस कर दिया कि भैया ये चीज है 1 केजी की, ये चीज है 1 केजी की, दोनों मिला दी 2 केजी की हो जाएगी। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि 50 और 30 मिलके 80 होने चाहिए थे, 60 40 मिलके आपके 100 होने चाहिए थे, ऐसा नहीं। दिस इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ वेट, दिस इज एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का मेजरमेंट आप कर रहे हैं। कोई चीज आपके पास बड़ी है जो कि भारी है, उसमें कोई चीज आप ऐसी डाल दोगे जो कि हल्की है, तो ओवरऑल डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मैंने 1 केजी का लोहे का कुछ ले लिया आर्टिकल, 1 केजी का वो है जो नापने का होता है ना, तोलक, वो ले लिया मैंने, और 1 केजी मैंने रुई ले ली भाई, बहुत मोटी सी रुई ले ली। 1 केजी रुई बहुत सारी होगी, तो मैंने क्या किया, इसको यहां रख दिया इस रुई में। ओवरऑल डेंसिटी अगर मैं देखूं, वजन तो 2 केजी हो गया, 1 केजी प्लस 1 केजी इज 2 केजी, लेकिन डेंसिटी अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओवरऑल वजन सीधा प्लस हो गया, 1 केजी प्लस 1 केजी इज इक्वल टू 2 केजी, वजन सीधा ऐड हो गया। डेंसिटी अगर आप देखें तो लोहा अकेला बहुत डेंस है, रुई अकेली बहुत कम डेंस है। जब मैंने रखा इन दोनों को साथ, तो लोहे से कम डेंसिटी हो गई, लोहे से तो कम डेंसिटी हो गई ना, रुई से ज्यादा बढ़ गई डेंसिटी, लोहे से तो कम हो गई। सिमिलरली मेरे भाई यहां पे 60S है, 40S है, जब ये मिलेंगे मेरे भाई तो आपका क्या हो जाएगा, एक ऐसी सब यूनिट बनेगी। यहां सीधा प्लस नहीं करना, हमें वेट को प्लस नहीं करना है कि 60 40 100 हो गया, डेंसिटी इनकी थोड़ी सी कम रहेगी ओवरऑल। यस, थोड़ा सा इसमें एक बेंचमार्किंग है, जब मैं आपको राइबोसोम पढ़ाऊंगा तो एग्जैक्टली मैं आपको बता दूंगा कि ये नंबर आपका एकदम बराबर क्यों नहीं आता, क्यों आपका 60 और 40 मिलके 100 नहीं हुआ, 80 क्यों हुआ, 50 और 30 मिलके 80 क्यों नहीं हुआ, 70 क्यों हुआ, ये हम बता देंगे। तो जो आपके प्रोकैरियोट है इसमें सिर्फ 70S राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोट जो है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो आपको देखने को मिलेंगे राइबोसोम, ये आपके 80S होंगे, यूकैरियोट्स की पहचान।
और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी खुद के राइबोसोम होते हैं, इनमें आपके 70s पाए जाएंगे। तो कोई पूछ ले कि यूकैरियोट्स में स्पेशल टाइप ऑफ राइबोसोम कौन सा है, 80s। पाया कौन सा जाता है, पाया 70s भी जाता है। तो यूकैरियोट्स में 70s 80s दोनों देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोट में सिर्फ 70s देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम देखने को मिल सकता है। जैसा मैंने बताया सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल हैं, ये भी आपके मेम्ब्रेनलेस होते हैं, लेकिन सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाएंगे, एनिमल सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, प्रोकैरियोट्स या प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, एक ही जगह पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो राइबोसोम भी मेम्ब्रेनलेस है, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम भी मेम्ब्रेनलेस है, लेकिन राइबोसोम हर सेल में पाया जाता है क्योंकि इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन ही आपके सेल में काम कर रहे होते हैं। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम एनिमल सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, तो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाएंगे और कहीं आपके नहीं देखने को मिल रहे होंगे। यस, अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। सेल्स आर ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस। सेल्स जो है अलग अलग शेप की, अलग अलग साइजेस की हो सकती है। कैसे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। थोड़ा कुछ डेटा है एनसीईआरटी में, उसको हम लोग पढ़ रहे होंगे और उसको हम लोग धीरे 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 सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए यहां पर सेल्स जो है अपनी शेप अलग अलग लेकर के बैठे हो सकते हैं, साइजेस अलग अलग लेकर बैठे हो सकते हैं, एंड फंक्शन भी अलग अलग हो सकते हैं, और बिल्कुल होंगे ही। भाई हमारी बॉडी में अगर आप ह्यूमन बॉडी की ही बात करें, 200 अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। भाई जैसे हमारा न्यूरॉन जो है ये पतला लंबा तार जैसा है, क्योंकि इसका काम है सिग्नल ट्रांसमिशन, तो पतला लंबा तार जैसा होगा, सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा। करेक्ट सर। अगर आप आंखों के सेल की बात करें, यहां रॉड सेल होंगे, कोन सेल होंगे, अलग अलग शेप होंगे। गाल के सेल की बात करें, अलग सेल होंगे। लिवर की बात करें, किडनी की सेल की बात करें, पेनक्रियास के सेल की बात करें, इंटेस्टाइनल सेल्स की बात करें, अलग अलग प्रकार के सेल्स होंगे। सब अलग अलग काम कर रहे हैं, इंटेस्टाइन अलग काम कर रहा है, लिवर, किडनी, पेनक्रियास, है ना, लंग्स, ब्रेन, हार्ट, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। तो फंक्शन अलग होगा क्योंकि स्ट्रक्चर ही अलग है, शेप ही अलग है, तो यहां पर शेप, साइज, स्ट्रक्चर अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नर्व सेल है हमारा, तो ये लंबा होगा क्योंकि इसको सिग्नल ट्रांसमिट करने में पतला लंबा तार जैसा होगा। कॉलमनार सेल आपका लंबा खंबे जैसा होगा, कॉलमनार सेल, और न्यूक्लियस हमेशा इसके सेंटर से थोड़ा नीचे पाया जाता है, बेजल न्यूक्लियस पाया जाता है कॉलमनार सेल में, हमेशा याद रखिएगा। ये आपका बेजल न्यूक्लियस लेकर बैठे होते हैं, नीचे की साइड न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा होता है, बेजल न्यूक्लियस देखने को मिल रहा होता है। एंड स्पर्म सेल जो है ये आपका चिंदी सा है, मोटाइल सा है, आपका एक टेल लेकर के बैठा हुआ है, छोटा सा सेल है। तो शेप ऑफ अ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन अ सेल परफॉर्म। एक सेल को कैसा फंक्शन करना है उस बेसिस पे आपकी शेप भी मैटर कर जाती है। जैसे इसको सिग्नल भेजना है, तो सिग्नल भेजना है तो तार जैसा होना पड़ेगा, क्योंकि दो बहुत दूर दूर के इलाकों को इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। स्पर्म सेल है, उसमें टेल होनी चाहिए क्योंकि इसको मूव करना है, इसका फंक्शन ही है भाग के जाना, तो इसमें मोटिलिटी के लिए स्पर्म टेल चाहिए। तो जो आपके फंक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं इनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं, मैटर करते हैं। अब एनसीईआरटी में थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है, उस कंफ्यूजन को हम लोग यहीं पर क्रैक कर लेते हैं। कई जगह दी हुई है चीजों की लेंथ और कई जगह दिया हुआ है चीजों का साइज। अब लेंथ और साइज में फर्क होता है। लेंथ मतलब पूरी लंबाई ले ली किसी चीज की, ये मेरी लेंथ है भाई, जितना मैं खड़ा हूं आपके सामने, दिस इज माई मैक्सिमम लेंथ, पूरी लंबाई है एड़ी से चोटी तक। अब मेरे भाई अगर मेरे साइज की आप बात करें, समझ लो भाई किसी ने मेरे घूंसे मार मार के एक जो है बढ़िया सी अमेरिकन टूरिस्टर की ट्रॉली में पैक कर दिया, है ना, उस बैग में पैक कर दिया, भैया लेके जा रहे हैं, तो मेरे भाई अब वो मेरा साइज है कि मिनिमम मेरे को घुसेड़ के कहां फिट कर दिया, दैट इज माय साइज। समझ लीजिए ये हमारे मैग्नेट्स हैं, ये मैग्नेट्स हैं, दिस इज देयर लेंथ, दिस इज देयर लेंथ। देखो कितनी लंबी लेंथ है। कोई बोले इनका साइज क्या है, तो मैं इनको अगर साइज वाइज अरेंज करना चाहूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ये इनका साइज हो जाएगा। तो लेंथ क्या थी, इससे बहुत लंबी थी, ये इनका साइज हो जाएगा। सिमिलरली सेम सी चीजें हम लोग यहां भी देखते हैं कि कई चीजों की हम लोग लेंथ लिख के बैठे हैं एनसीईआरटी में, कई चीजों का साइज लिख के बैठे हैं। लेंथ ज्यादा होगी साइज हमेशा कम होगा, लेंथ ज्यादा होगी साइज हमेशा कम होगा। तो लेंथ इज मोर यूजुअली, साइज इज लेस यूजुअली, साइज इज कंपैरेटिवली लेसर। जैसे अलग अलग यहां पर एनसीईआरटी में आपको चित्रकारियां दी हुई हैं, इनके बारे में आप देख लीजिए, इनके बारे में आप जान लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है लेंथ ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, इसकी लेंथ दे रखी है 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर।
1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁻6 मीटर हो जाएगा, इसे माइक्रोन कहते हैं। तो 0.3 माइक्रोन इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है। और वही एनसीईआरटी में दिया हुआ है पीपीएलओ यानी प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि एक टाइप का माइकोप्लाज्मा ही है। इसका दे रखा भाई 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर क्या है, इसका साइज है। क्योंकि अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं सर अगर माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा सेल है और उसकी लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर है, तो 0.3 से तो छोटा हो गया ना 0.1, तो ये दुनिया का सबसे छोटा क्यों नहीं है? पहली बात तो ये एक टाइप का माइकोप्लाज्मा ही है, तो ये भी दुनिया का सबसे छोटा है, कंफ्यूजन करेक्ट। दूसरी बात, वहां लेंथ दी है, यहां साइज दिया है। लेंथ दी है और साइज दिया है, फर्क तो होगा ही मेरे बंधु। लेंथ दी है और साइज दिया है, फर्क तो है अच्छा खासा। ये आपने देखा। तो यहां पर लेंथ दी है लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर, साइज दोगे 0.1 माइक्रोमीटर, हैं दोनों के दोनों माइकोप्लाज्मा ही। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी एक टाइप का माइकोप्लाज्मा ही है। तो लेंथ और साइज याद कर लेना है। शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी आपकी यानी व्हाइट ब्लड सेल जो है ये आपके अमीबॉइड होते हैं, इररेगुलर से होते हैं, इररेगुलर से होते हैं। लार्जेस्ट आइसोलेटेड जो सेल है, सबसे बड़ा एक आइसोलेटेड सेल जो है वो है ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच का एग जो है ये आपका सबसे लार्जेस्ट होता है। लार्ज मतलब बड़ा, लंबाई भी चौड़ाई भी बड़ा। लॉन्गेस्ट मतलब सिर्फ लंबा, पतला भी हो सकता है। तो लॉन्गेस्ट में अगर आप देखें तो नर्व सेल जो है ये आपका लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होंगी, क्योंकि अलग अलग जगह पे इसको सिग्नल भेजना है तो ब्रांच्ड होंगी। जैसे आपके बिजली के तार होते हैं, अलग अलग घरों में कनेक्ट होंगे जाके, और लंबे तो हैं ही, एक जगह से दूसरी जगह पर सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो आपके ये क्या हो जाएंगे, नर्व सेल लॉन्ग एंड ब्रांच्ड हो जाएंगे, तो ये लंबे भी हैं। और अगर बड़ा बोला जाए, सबसे बड़ा आइसोलेटेड एग, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिच का अंडा। यहां पर अगर आप देखें लेंथ ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया, अगर टिपिकल बैक्टीरिया की लेंथ देखें तो हो जाएगी 3 से 5 माइक्रोमीटर, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है इसी चैप्टर में। लेकिन साइज ऑफ अ टिपिकल प्रोकैरियोट अगर आप देखेंगे, साइज ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरिया देखेंगे तो साइज जो है लेंथ से थोड़ा कम हो जाएगा, तो यही एनसीईआरटी में दिया है 1 से 2 माइक्रोमीटर। डिपेंडिंग अपन क्या पूछा है वैसे ही आंसर करना है। अगर आप यूकैरियोट की बात करेंगे तो यूकैरियोट जो है प्रोकैरियोट से 10 गुना बड़ा होता है, तो इसका 1 से 2 माइक्रोमीटर है। तो यूकैरियोट का जो साइज है कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 से 20 माइक्रोमीटर। और 10 से 20 माइक्रोमीटर यानी इसका 10 गुना, एक का 10 गुना 10, दो का 10 गुना 20, 10x लार्जर देन अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। साइज अगर आप देखें तो यूकैरियोट का प्रोकैरियोट से 10 गुना ज्यादा हो रहा होता है। अगर आप बात करें आरबीसी की यानी रेड ब्लड सेल की, तो ये राउंड एंड बाय कनकेव होती है, या बाय कनकेव डिस्क शेप भी लिखा होता है कई जगह पर, बाय कॉनकेव डिस्क लाइक। बाय कनकेव डिस्क शेप होती है। डायमीटर इसका कितना है, 7 माइक्रोमीटर है, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर। कोई रेडियस पूछ ले भैया, घुमा के दे दे सवाल, तो डायमीटर का आधा कर दो वो रेडियस हो जाएगा, 3.5 माइक्रोमीटर आपका रेडियस हो जाएगा। देन कॉलमनार एपिथेलियल सेल, जैसा मैंने बताया कॉलमनार, कॉलम जैसा, कॉलम घर बनाते टाइम कॉलम लगाते हैं, सबसे पहले खंबे लगाते हैं, लंबे लंबे खंबे। और मेरे भाई लॉन्ग एंड स्लेंडर यानी पतला लंबा सेल होगा खंबे जैसा, एंड बेसल न्यूक्लियस होगा, नीचे की साइड इसका न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। एंड यहां पर ट्रैकिड है। ट्रैकिड और वेसल क्या करते हैं, पानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ये जाइलम का एक पार्ट है। जाइलम अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है। जाइलम जो कि पानी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वहां आपका ये इलोंगेटेड लंबा सा एक स्ट्रक्चर है जिसको आप कहते हैं क्या, ट्रैकिड। और ये जो ट्रैकिड होते हैं, वेसल होते हैं, ये डेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्रोटोप्लाज्म भी इनका सूखा हुआ होता है, कोई प्रोटोप्लाज्म भी इनमें नहीं पाया जाता। प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो एब्सेंट, न्यूक्लियस भी इनमें नहीं होता है ना। तो यहां पर इसे ट्रैकिड को इलोंगेटेड लंबा सा सेल कहा, वाटर ट्रांसपोर्ट में काम करता है। एंड मीजोफिल सेल जो है, जो पत्तों में पाए जाते हैं, राउंड या ओवल होते हैं, राउंड या ओवल होते हैं, गोल मटोल हो सकते हैं, अंडे जैसे हो सकते हैं। और ये मीजोफिल सेल्स जो हैं, एक एक मीजोफिल सेल में आपके 20, 25, 30, 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। जो गोल मटोल आपको देखने को मिल रहा है इनकी बाउंड्रीज पर हरे हरे, ये आपके क्लोरोप्लास्ट। तो अगर आप देखें तो हर सेल की डिफरेंट डिफरेंट शेप है, हर सेल की डिफरेंट डिफरेंट शेप है, डिफरेंट डिफरेंट साइज है। जैसे अगर आप लेंथ की बात करें माइकोप्लाज्मा की तो 0.3 माइक्रोमीटर, जबकि अगर आप साइज की बात करें पीपीएलओ की 0.1 माइक्रोमीटर। शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करें अमीबॉइड यानी इररेगुलर, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट की बात करें तो नर्व सेल हो जाएगा।
लेंथ ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर, लेकिन साइज की अगर आप बात करेंगे 1 से 2 माइक्रोमीटर। यूकैरियोट इसका 10 गुना हो जाएगा, यानी 10 से 20 माइक्रोमीटर। ट्रैकिड आपका पतला लंबा सा सेल है ना, एक ट्यूब जैसा सेल है, लेकिन एंड से पिचका हुआ है, या ऊपर से भी पिचका हुआ है, नीचे से भी पिचका हुआ है, दैट इज इलोंगेटेड सेल। एंड आपके राउंड या ओवल मेसोफिल सेल यहां पर देखने को मिलेंगे, ये भी आपको देखने को मिले। क्लोरोप्लास्ट इनमें पाए जाते हैं, तो फोटोसिंथेटिक सेल से होते हैं। पत्ते का मेन जो भाग है वो आपका मेसोफिल सेल ही बनाता है। डायमीटर ऑफ आरबीसी है 7 माइक्रोमीटर। बाइकनकेव डिस्क शेप ये हो सकते हैं। कॉलमनार सेल आपके पतले लंबे खंबे जैसे होंगे, और बेसल यानी नीचे की साइड इनका न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा होगा। ये भी आपने जाना, ये भी आपने बढ़िया तरीके से देखा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की अब हम शुरुआत कर देते हैं, और कुछ बेसिक बेसिक एस्पेक्ट्स, बेसिक प्रॉपर्टीज इनके बारे में पढ़ना हम लोग शुरू कर देते हैं। जनरल बातें करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, कि प्रोकैरियोटिक सेल एक्चुअल में होता क्या है, कैसा दिखाई देता है, किस तरीके से काम करता है, एंड सो ऑन। तो प्रोकैरियोट नाम का मतलब क्या है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी नॉट वेल डिफाइंड, एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां पर नहीं है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां पर नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहां पर नहीं है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट है तो आप कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल नेकेड है, यानी नंगा पुंगा है। जेनेटिक मटेरियल आपका नंगा पुंगा पाया जा रहा है, यानी कि आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए खुला पड़ा हुआ है सेल में। एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है सेल में, वहां मिलता है, ऐसा नहीं एकदम खुला पड़ा हुआ है कि घूम रहा है कहीं कहीं। एक पर्टिकुलर जगह पे उसको टिका दिया जाता है, प्रोटीन्स की मदद से पैक कर दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जा रहा, अलग से कोई कंपार्टमेंट नहीं है जहां डीएनए फिट कर दिया है, खुला है, बस ये कह दिया है। यस, एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी आपका साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा। हमने बताया था भाई पीपीएलओ इज अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा ओनली, तो सेम सेम सी बातें हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू इसे कहा क्योंकि फाइकोसायनिन पिगमेंट होता है, सयान का मतलब ही होता है ब्लू, इसीलिए इसको सयानोबैक्टीरिया कह दिया, ब्लू कह दिया। ग्रीन यानी क्लोरोफिल ए जैसे इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक होता है प्लांट की तरह, इसीलिए इसको एल्गी से कंपेयर कर दिया गया, प्लांट से कंपेयर कर दिया गया। प्रोकैरियोटिक सेल जो है जनरली स्मॉलर होते हैं, क्योंकि 1 से 2 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। एंड मेरे दोस्त यूकैरियोट का साइज कितना था? 10 से 20 माइक्रोमीटर था, जो पिछली स्लाइड में ही आपको बताया गया था। एंड दे डिवाइड इन अ मच फास्टर वे, बहुत तेजी से ये आपके डिवाइड करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। जैसे टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसका साइज है 1 से 2 माइक्रोमीटर, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है यह है 10 से 20 माइक्रोमीटर, तो 10 गुना ये बड़ा होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। एंड जल्दी ये डिवाइड करता है। अगर आप बात करें चीक सेल की, तो हमारे एक सेल को डिवाइड करने में, एक सेल से 2 सेल बनाने में 24 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई है सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो हम लैब में यूज करते हैं, ये 20 मिनट में अपना नंबर डबल कर लेता है। 20 मिनट में 1 से 2 ई कोलाई बन जाएंगे, फिर और 20 मिनट दोगे यानी टोटल 40 मिनट में 2 से 4 बन गए, 20 मिनट और दोगे यानी टोटल 1 घंटा आपने दिया तो 4 से 8 बन गए, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 एंड सो ऑन। इस प्रकार से नंबर आपका बढ़ता चला जाएगा, और ये नंबर बहुत ही ज्यादा जल्दी बढ़ता है। एक बैक्टीरियल कॉलोनी बनाने में 6 से 8 घंटे लग सकते हैं, यानी 6 से 8 घंटे में बैक्टीरिया का नंबर 1 से 1 करोड़ भी हो सकता है। इतना तेजी से, इतना रैपिडली ये डिवाइड करते हैं। एक तरफ 6 से 8 घंटे में 1 करोड़ बैक्टीरिया बन गए, और दूसरी तरफ 24 घंटे के वक्त में 1 से 2 ही सेल बन पाए। इतना स्लो है सेल डिवीजन अगर बैक्टीरिया से कंपैरिजन किया जाए तो हमारे केस में इतने ज्यादा फास्ट, क्योंकि कुछ है ही नहीं सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल है, ना कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ना कोई आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, झटपट जितना सामान है छोटा सा, साइज भी छोटा है, पुचुक करके डिवाइड कर गए, झटपट डिवाइड कर गए। हमारे अंदर सेल भी बड़ा है, कॉम्प्लेक्स भी है, मल्टीपल चीजें पाई जा रही हैं, सो बांटने में भी बहुत टाइम लगता है, अपरेटस तैयार करने में भी बहुत टाइम लगता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर बेसिकली डिवाइडिंग एट अ स्लोअर पेस। ये हमने देखा, करेक्ट। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो है, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, इस दुनिया के जितने प्रोकैरियोटिक सेल हैं, दे ऑल आर फंडामेंटली सिमिलर। गुरुजी ये क्या बात हो गई? फंडामेंटली सिमिलर मतलब दुनिया के जितने भी प्रोकैरियोट हैं, ऑलमोस्ट इनके कैरेक्टर्स कुछ हद तक मिलते होंगे, तभी इन्हें सेम कैटेगरी में रखा गया है, प्रोकैरियोट्स में रखा गया है। यानी अगर आप एक प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी कर लो इज्जत से, तो इसका मतलब दुनिया के लगभग सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में आपको कुछ कुछ पता लग गया, कुछ तो कॉमन होगा। ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिकली सारी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, कुछ तो आपको दुनिया के हर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पता लग जाएगा अगर आपने एक भी प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ लिया।
भाई आप ह्यूमन की स्टडी कर लो, क्या आपको बाकी दुनिया के जो एनिमल्स हैं इनके बारे में कुछ कुछ नॉलेज पता लग जाएगी, कुछ तो कॉमन है, तभी तो हम सबको एनिमल किंगडम में रखा है। तो ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फंडामेंटली सिमिलर, ये तो किंगडम भी बहुत छोटी सी है, तो यहां सिमिलरिटीज अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। तो इनके शेप, साइज, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग बैक्टीरिया के, लेकिन फिर भी सिमिलैरिटीज होंगी। भाई सब में सेल मेम्ब्रेन होगी, है ना, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा, नेकेड नंगा पुंगा सा न्यूक्लियस पाया जा रहा होगा, बहुत सारी सिमिलरिटीज है। एक को भी पढ़ लिया तो बाकियों के बारे में आइडिया लग जाता है। जैसे बैक्टीरिया जो है या प्रोकैरियोटिक सेल जो है, इनकी 4 कॉमन शेप्स होते हैं, 4 मोस्ट कॉमन शेप्स। फर्स्ट वन इज राउंड, जिसे कह दिया कोकस। राउंड जिसे कह दिया कोकस, एक ही गोला है तो मोनोकोकस, मोनो का मतलब होता है 1। 2 गोले हैं तो डायकोकस या बायकोकस, इसे डिप्लोकोकस भी कह दिया। 3 है ट्रिप्लोकोकस। पूरे की पूरी चेन देखने को मिल रही है तो चेन को हम लोग क्या कहते हैं, चेन को हम लोग कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस की अगर आप बात करें तो इसका मतलब होता है शीट, यानी 2 डायमेंशनल शीट है आपकी, साइड में भी बढ़ रहे हैं कोकस, टक 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 टक, नीचे भी बढ़ रहे हैं टक 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 टक, एक 2 डायमेंशनल पूरा मैट जैसा बन गया है, तो यह है स्टेफाइलोकोकस। मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, ट्रिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, पेंटाकोकस, हेक्साकोकस, हेप्टाकोकस, ऑक्टाकोकस, नैनोकोकस, और फिर लंबी चेन बन जाए तो स्ट्रेप्टोकोकस। पूरी शीट बन जाए फैल के 2 दिशाओं में, जैसे ये सिर्फ एक दिशा में बढ़ रही है, दूसरी दिशा में बढ़ के पूरी शीट बना दी, चादर सी बना दी, स्टेफाइलोकोकस। कोकस यानी गोलमटोल, बैसिलस यानी बल्ला शेप यानी रॉड शेप, बैट शेप, जैसे लैक्टोबैसिलस दही जमाने वाला, बैसिलस थुरिंजिएंसिस या बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो बीटी कहा जाता है इसे। यस, तो ये जो आपका बैसिलस है बल्ला शेप है, रॉड शेप है, और इसमें पाया जाता है क्या, आपका एंडोस्पोर। इसमें पाया जाता है एंडोस्पोर। ये एंडोस्पोर बनता है किसका, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का, बहुत रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है आपका क्या, एंडोस्पोर। एंडो मतलब अंदर बन रहा है, एक्सोस्पोर होता है बाहर की साइड बनता। विब्रियो का मतलब होता है कॉमा शेप, जैसे विब्रियो कॉलरी जो कि कॉलरा कॉज करता है, नाम से पता लग रहा है कॉलरा कॉज करता है, वो आपका कॉमा शेप बैक्टीरिया है। एंड स्पाइरेला इज स्प्रिंग लाइक, स्पाइरेला इज स्प्रिंग लाइक। ये जो स्प्रिंग लाइक स्पाइरेला है, इसके एंड पे लगे होते हैं फ्लैजेला। ये फ्लैजेला का झुंड लगा हुआ है, देखो टक 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 टक, है ना, यहां फ्लैजेला का झुंड लगा हुआ है। तो बैसिलस में आपको देखने को मिलते हैं एंडोस्पोर यूजुअली, एंड आपको यहां देखने को मिलते हैं क्या, स्पाइरेलम में फ्लैजेला देखने को मिल रहे होते हैं। एग्जांपल हो जाएगा स्पाइरेलम माइनस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। तो यहां क्या हो जाएगा, कोकस में स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस में बैसिलस थुरिंजिएंसिस या लैक्टोबैसिलस, विब्रियो में विब्रियो कॉलरी, एंड स्पाइरेलम में स्पाइरेला माइनस। ये एग्जांपल हो जाएंगे, चाहो तो याद करो वरना छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट दीज आर 4 मेजर टाइप्स, 4 मेजर शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। राउंड यानी कोकस, बैट शेप यानी रॉड शेप यानी बैसिलस, विब्रियो यानी कॉमा शेप, एंड आपका स्पाइरेलम यानी स्पाइरल स्प्रिंग शेप आपका बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा। दीज आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट यू हैव टू स्टडी बढ़िया तरीके से, करेक्ट। अब ये है प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट की स्टडी थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, एक लेक्चर पूरा लग जाएगा क्योंकि इसमें पूरी भारी भरकम डिटेल है। आपको यहां पर मीजोजोम के बारे में भी पढ़ना है, क्रोमेटोफोर के बारे में पढ़ना है, इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ना है, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, सेल वॉल के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ना है, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा आपका फ्लैजेला के बारे में पढ़ना है, सिलिया के बारे में पढ़ना है, सिलिया तो यहां नहीं है, आपको फ्लैजेला के बारे में पढ़ना है, फिम्ब्रे के बारे में पढ़ना है, पिलाई के बारे में पढ़ना है, एंड मेरे दोस्त इसके अलावा आपको सेल मेम्ब्रेन और वॉल को थोड़ा सा यहां पर हल्का ही देखना है, क्योंकि जब यूकैरियोटिक सेल की स्टडी होगी उस टाइम पे आपकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की स्टडी थोड़ी और डेप्थ हो जाएगी, राइट। तो यहां पर बस आपको सेल वॉल की जनरल बातें देखनी है, एज वेल एज ये देखना है कि सेल वॉल बनी किस चीज की है, एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी जनरल बातें करनी है। सेल मेम्ब्रेन का जो एक्चुअल मॉडल है दैट वी विल स्टडी इन यूकैरियोटिक सेल। और एक चीज जो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रिटिकल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो है आपका ग्लाइकोकैलिक्स की स्टडी, यानी आपको यहां पर सेल एनवेलप भी पढ़ना है। तो 10-12 चीजें हो जाएंगी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अंदर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने जुटा लिए हैं ये ठीक है कि अलग अलग शेप के बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया की या प्रोकैरियोट्स की जनरल बातें कौन सी थी ये आपने जुटा ली। अब ये अगर आप देखोगे दिस डायग्राम, तो इसको फिर एक एक करके हमें तोड़ना है। सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे।
बहुत डिटेल में। मीजोजोम है, मीजोजोम के बाद आपका क्रोमेटोफोर के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमेटोफोर के बारे में सरफेस स्ट्रक्चर यानी फ्लैजेला के बारे में पढ़ेंगे, फ्लैजेला के बारे में पढ़ने के बाद पिलाई के बारे में, फिम्ब्रे के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडीज के बारे में, एंड सेल एनवेलप अभी रह ही गया, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों ने आज बेसिकली एक थोड़ा सा डिस्कशन ले लिया है हल्का सा, उसके बारे में हल्का सा और पढ़ेंगे बेहतर तरीके से राइबोसोम के बारे में, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे आपके सेल एनवेलप के बारे में। तो प्रोकैरियोट अपने आप में पूरा पूरा टॉपिक है भाई, लेकिन प्रोकैरियोट जब आप पढ़ लेते हैं तो यूकैरियोट्स में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि सेल इज एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल यूनिट। तो हम कोशिश करेंगे कि 4 लेक्चर इसमें दे, आराम से पढ़ें, लेकिन 4 लेक्चर इसमें मिनिमम कम से कम दिए जाए। चाहे तो एक दिन में 2 लेक्चर ले लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, लेकिन 4 लेक्चर कम से कम यहां पर देने चाहिए ही चाहिए हमको। फिर सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं होगी हमें। एक लेक्चर में हम लोग जनरल डिस्कशन कर सकते हैं और माइटोसिस को पढ़ सकते हैं, और दूसरे लेक्चर के अंदर हम लोग मियोसिस को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एकदम बुनियाद है बायोलॉजी की। ये अगर स्ट्रांग है तो फिर कोई नहीं ला सकता आपको, फिर सारी की सारी चीजें विल बिकम केक वॉक फॉर यू। सेल इतना इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर हमने पढ़ लिया तो हर यूनिट में, हर चैप्टर में इसका नाम, इसका काम आएगा ही आएगा। दैट इज विद श्योरिटी, जो कि मैं कह सकता हूं। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, ऐसी कोई यूनिट नहीं, चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है दुनिया का जहां सेल का या सेल साइकिल का या सेल डिवीजन का जिक्र नहीं आता। हर ऑर्गेनिज्म टिका ही इस चीज पे। तो इसीलिए यहां अगर आप एक आधा लेक्चर लगा भी लेते हैं ज्यादा तो भी ठीक है, चाहे संडे को भी एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़े तो हम ले लेंगे, लेकिन वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि ये जो यूनिट है बहुत प्यार से कंप्लीट हो, है ना। और उसके बाद फिर देखना प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह भी आपको आसानी से समझ में आएगी, कई लिंक्ड चीजें होती हैं। मीजोफिल सेल यहां पर अच्छे से पढ़ोगे, चीजें लिंक होंगी वहां पर प्लांट फिजियो में भी जाकर के। देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स व्हिच गेट्स लिंक्ड। सवाल देख लेते हैं मेरे भाई, रीसेंट सवाल देख लेते हैं। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही बात का, सत्य वचन का पता लगाना है, पता लगा लेते हैं। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s एंड प्रोकैरियोटिक आर 70s। ठीक है, सही बात है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट होती है हर राइबोसोम में। ठीक है। द 2 सब यूनिट ऑफ 80s इवन नंबर आएंगे, 60s और 40s, एंड 70s में ऑड आएंगे, 50s 30s। एकदम करेक्ट है। द 2 सब यूनिट ऑफ 80s और 60 एंड 20, 20 जैसा कुछ नहीं है भाई, और 70 के आ जाएंगे 50 और 30, 20 जैसा कुछ नहीं है, ये बात गलत हो गई। द 2 सब यूनिट ऑफ 80 और 60 और 40 होने चाहिए थे, ये बात भी आपकी गलत हो गई। यानी ए बी सी करेक्ट है, ए बी सी आर ट्रू। उत्तर हो जाएगा आपका मिस्टर ए। आसान सवाल है और एकदम लेटेस्ट सवाल है, बढ़िया पीवाईक्यू है। ये अभी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल हमने पूरा पढ़ा नहीं है। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला किन्होंने कहा? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला किन्होंने कहा? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला कहा रुडोल्फ विर्को साहब ने 1855 में। स्क्लेडन और स्वान ने सेल थ्योरी दी, उस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, उस सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी आपके रुडोल्फ विर्को साहब ने। ओके, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स विद मेम्ब्रेन्स आर। ऐसी सेल्यूलर ऑर्गेनेल जिनमें मेम्ब्रेन है। तो राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती, ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हैं। लाइसोसोम में एक मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी में एक मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती है। तो 3 ऐसी चीजें हैं जहां 2-2 मेम्ब्रेन होती हैं, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। तो 2-2 मेम्ब्रेन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, इनमें एक एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये आपकी यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कहलाती है। यूनिट यानी एक। तो आपका उत्तर हो गया सी। एलिमिनेशन से भी निकाल सकते थे। ओके, प्रोकैरियोट में कौन सी चीज नहीं पाई जाती? नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर एनवेलप यहां नहीं पाई जाती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल है। राइबोसोम आपका ऐसी ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट, यूकैरियोट सब में पाई जाएगी। मीजोसोम को एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप इज द राइट आंसर। अभी पढ़ा नहीं है हमने मीजोसोम, पर फिर भी एलिमिनेशन से निकाल सकते थे क्योंकि ये तो हमें पता है पक्का ही करेक्ट है, ये तो नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? किसमें मेम्ब्रेन नहीं होती? राइबोसोम और सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में से आंसर आएगा भाई। राइबोसोम दे रखा है, बात ही खत्म हो जाती है, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं। मीजोसोम अभी आप कर नहीं पाओगे, ठीक है, ये भी अभी आप कर नहीं पाओगे। थोड़ा सा सेकंड स्टेटमेंट जो है ये आपको समझ में आएगी विद टाइम। इंक्लूजन बॉडी अभी नहीं कर पाओगे, इंक्लूजन बॉडी अभी नहीं कर पाओगे। साइज ऑफ पीपीएलओ, साइज बोल रखा है, पहली बात तो लेंथ नहीं बोली, साइज दे रखा है एनसीईआरटी में पीपीएलओ का 0.1 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर दे रखी है लेंथ ऑफ माइकोप्लाज्मा, है ना। तो यह है टिपिकल प्रोकैरियोट का साइज, टिपिकल यूकैरियोट का साइज, यह है आपका पीपीएलओ का साइज, और ये जो है
ये आपका उससे भी छोटा है, वायरस का साइज है, वायरस का साइज भी एनसीईआरटी में दे रखा है 0.02 टू 0.2 माइक्रोन। ये आपका वायरस है, लिखना चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो। ये आपका छोटा है पीपीएलओ से भी, लेकिन इसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्यों नहीं कहा? क्योंकि लिविंग ही नहीं है, तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहेंगे क्यों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? इनमें से कौन सा एक प्रोकैरियोट नहीं है? सैकेरोमाइसिस यानी ईस्ट जो है ये एक फंगस है, ये एक प्रोकैरियोट नहीं है। माइकोबैक्टीरियम नाम में ही बैक्टीरिया आ रहा है। नोस्टॉक आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ऑसिलेटोरिया भी आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया है यानी प्रोकैरियोट है, तो आपका सिर्फ ईस्ट यूकैरियोट हो जाता है। ये अभी आप कर नहीं पाओगे, ओके ये भी अभी नहीं कर पाओगे। पिलाए और फिम्ब्रे के बारे में आपने अभी पढ़ा नहीं है, ये भी अभी आप नहीं कर पाओगे। आंसर निकाल ले जाओगे लेकिन ओवरऑल नहीं कर पाओगे, ये भी नहीं कर पाओगे अभी, ये भी नहीं कर पाओगे, ये भी नहीं कर पाओगे, ये भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोकैरियोट अपने आप में बहुत महान टॉपिक है मेरे भाई, बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरी जान निकल जाती है उसको पढ़ने में एक शॉट में कम से कम। इसीलिए आज जानबूझ के स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अगर पढ़ते तो पूरा 1.5-2 घंटा ले जाता आपका बैक्टीरिया अकेला ही। उसके बाद आपका क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद चुटर पुटर ऑर्गेनेल्स अलग है आपकी। तो बाकी जो है 2 टुकड़ों में तोड़ करके यूकैरियोट्स को पढ़ा जा सकता है और एक पूरे टुकड़े में प्रोकैरियोट को पढ़ा जा सकता है। तो टोटल 4 लेक्चर में आपका खेला संपन्न हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि आज आपने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल बायोलॉजी देख लिया है, तो अगले 3 लेक्चर में आपका ये खत्म हो जाएगा। साथ साथ पैरेलली हम लोग और भी चैप्टर्स आपके स्टार्ट कर रहे होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई नो योर कंसर्न, लेकिन हमारी एक जो पेस बन चुकी है उसको भी बरकरार रखना जरूरी है। टाइम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है, अच्छे से कंप्लीट होना जरूरी है, बढ़िया तरीके से विद क्लैरिटी सारी चीजें याद हो जाए, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आई एम लिटरली ऑन टू इट। तो आप टेंशन मत लो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बस साथ साथ पढ़ते चले जाओ, है ना। कैसे प्लान करना है वो मेरी जिम्मेदारी है, आप बस इत्मीनान से मेहनत करते रहिए। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया, समझ में आया, बहुत टाइम लिया है चीजों को एकदम बेसिक लेवल से एक्सप्लेन करने में, अगर सारी चीजें ठीक चल रही हैं तो एक बार तारा रारा कर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। आप सभी लोगों से मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाएगा, अचानक से लोड नहीं दूंगा। हर हफ्ते की 1 क्लास से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, 2 क्लास से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन विद टाइम आपके ऊपर हल्का सा प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वीक दर वीक थोड़ा 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 वी नीड टू आइट्रेट, थोड़ा सा हम लोगों को मैक्सिमाइज करने पड़ेंगे आउटकम्स। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि अभी भी कोई बैकलॉग है तो थोड़ा थोड़ा क्लियर करते हुए चलना, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बाद में चीजें फास्ट पेस ही होंगी और टॉपिक्स भी आपके थोड़े से खतरनाक आते चले जाएंगे। आगे अगर आप बॉटनी में देखेंगे तो आपकी प्लांट फिजियोलॉजी आ जाएगी, जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाएगी, एंड देन उसके बाद आपकी जेनेटिक्स आ जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगी, विच आर कंसेप्चुअल टॉपिक्स विच आर टफ नट्स टू क्रैक। आसानी से कर लेंगे हम लोग, बट फिर भी कहीं ना कहीं रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो यू नीड टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट, यू नीड टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट रियली वेल, राइट। उसके लिए जरूरी है कि हम पहले से तैयार हो जाए भाई, सजग रहें, एकदम बढ़िया तरीके से हम क्लैरिटी रखें ब्रेन में कि आगे कुछ आने वाला है, बवाल आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाए। ऑलराइट, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूं कल, बाय बाय।